हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। क्लास 11th इंग्लिश बिहार बोर्ड 3 years she grew, poem number 6, explanation part. So my dear students, without wasting any time, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोम को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम पोएट के बारे में जान लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 to 1850, one of England's greatest poets, was born in Cumberland in the Lake District and educated at Cambridge. Dear students, यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहां बताया गया है कि 1770 को उनका जन्म हुआ और उनकी मृत्यु 1850 को हुई। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोग इन बातों को नोट करते जाएं। वन ऑफ इंग्लैंड्स ग्रेटेस्ट पोएट्स। अब अगर इनकी बात करते हैं हम, तो इनको कंसीडर क्या किया जाता है, बहुत बड़ा पोएट माना जाता है। कहां का? इंग्लैंड का। वॉज बॉर्न इन कम्बरलैंड। अब ये कहां पर पैदा हुए? ये पैदा हुए थे कम्बरलैंड में। ठीक है, इन द लेक डिस्ट्रिक्ट, एक लेक डिस्ट्रिक्ट है पास में, वहां पे। एंड एजुकेटेड एट कैम्ब्रिज। अब आप सभी जानते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो इनकी एजुकेशन कैम्ब्रिज में हुआ। द फर्स्ट ऑफ द ग्रेट इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स, है ना। अब ये सबसे पहले ग्रेट इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स थे। पोएट्स में से एक है, उनको पोएट मान सकते हैं। He rebelled against the traditional artificial language of poetry in favor of more natural language. अब देखिए, ऐसा माना जाता है कि ये पहले अंग्रेजी में ना सबसे बड़े पोएट माने गए हैं जिन्होंने क्या करा, रिबेल किया, यानी अगेंस्ट गए ना बहुत सारी चीजों के, ट्रेडिशन के, आर्टिफिशियल लैंग्वेज के। उनका मानना यह था कि नेचर की ओर आना अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए नेचुरल लैंग्वेज को उपयोग करने पर इन्होंने बहुत बहुत ध्यान दिया। पर्टिकुलरली यहां पर यही कहा है, फेवर ऑफ मोर नेचुरल लैंग्वेज, है ना। यानी नेचुरल लैंग्वेज को फेवर करने की बात की गई है यहां पर। तो वे क्या करते थे, प्राकृतिक भाषा जो है ना उसको उपयोग करते थे, रस्टिक लैंग्वेज। उनका मानना यह था कि हम हाई फाई लैंग्वेज को उपयोग करके क्या कर पाएंगे। हम जिस जगह से जुड़े हुए हैं, अगर हम विलेज के रहने वाले हैं या कहीं के भी हैं, अगर हम अपनी ही भाषा को उपयोग करके जन साधारण तक पहुंच पाएंगे तो ये बहुत बहुत बढ़िया बात है। विथ लिरिकल बैलेट्स 1798, बेसिकली पब्लिकेशन डेट्स हैं जो कि आप ब्रैकेट्स में देख पाएंगे। अ कलेक्शन ऑफ पोम्स रिटन जॉइंटली विथ एस.टी. कॉलरिज। अब देखिए, यहां पर यह कहा जा रहा है कि इन्होंने क्या करा, पोम्स लिखी थी। किनके साथ? एस.टी. कॉलरिज के साथ। तो लिरिकल बैलेट्स जो है एक पोम का कलेक्शन है जिसमें इन दोनों की पोम्स जो हैं वो समाहित हैं। ही इनिशिएटेड। अब इनिशिएटेड का मतलब क्या होता है? आरंभ करना। द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश। इन्होंने क्या करा? इन्होंने रोमांटिक मूवमेंट को चालू किया था। कहां पे? इंग्लैंड में, ना। और ये बहुत बहुत फेमस हो गया एंटायर यूरोप में। इसका कारण सिर्फ यह है कि जो रोमांटिक मूवमेंट है, बेसिकली ये यहां पर यह दर्शाता है कि हमें, जो हम मानव हैं, उनको थोड़ा बहुत संवेदनशील होना चाहिए प्रकृति के साथ। जो प्रकृति है वे हमारी माता के समान है, तो अतः ये अत्यंत आवश्यक है कि हम प्रकृति की ओर आएं। तो ये जो कविताएं जो आप देख रहे हैं, जैसे कि इस बार आपको पोम दी है द 3 years she grew, ये भी बेसिकली नेचर पोम ही है, जहां पर आप देखोगे कि किस तरह से नेचर को डिस्क्राइब किया गया है। He brought about a revolutionary change in English poetry in both thought and style. अब यहां पर देखिए क्या कहा गया है। यहां पर यह कहा गया है कि इन्होंने क्या लाया? चेंज लाया, है ना, रेवोल्यूशनरी, ना। ही ब्रॉट व्हाट? एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाया। कहां पर? इंग्लिश पोएट्री में। इन बोथ थॉट एंड स्टाइल। जो थॉट है और स्टाइल है उसको लेकर वहां पर बहुत बड़ा बदलाव लाया। अब थॉट और स्टाइल, इसका मतलब क्या है? देखिए, क्या विचार हम करते हैं, कैसे हम लिखते हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो
तो इन्होंने क्या करा, एक क्रांतिकारी बदलाव लाया। कहां पे, अंग्रेजी पोम में, है ना। थॉट और स्टाइल को लेकर तो बहुत बहुत महत्व दिया। अब स्टाइल में एक बात है बनावट, जो भी हम लिखते हैं पोम वो कैसे लिख रहे हैं। आपको पता होगा जब आप पूर्व की कविताओं को पढ़ेंगे तो पूर्व की कविताएं जो हैं, जैसे अलेक्जेंडर पोप हो गए, हमारे विलियम शेक्सपियर हो गए, है ना, तो इतने बड़े बड़े पोइट जो थे ना, वो लोग बहुत ट्रेडिशनल थे और कहीं ना कहीं नियमों की ओर बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। तो उनकी कविताओं में सटीक राइमिंग स्कीम और हर एक चीज रहती है। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा कि हम ऐसा लिखें, ऐसी स्टाइल में लिखें जो जन साधारण को समझ में आ सके। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। In 1805, Wordsworth publishes his masterpiece. अब यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या कहा गया है। यहां पर कहा गया है कि 1805 में वर्ड्सवर्थ ने क्या करा, पब्लिश किया। क्या पब्लिश किया, उनका मास्टरपीस, है ना। अब मास्टरपीस क्या होता है, अति उत्तम रचना, द लॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल पोम द प्रिल्यूड, यानी कि जो ऑटोबायोग्राफिकल पोम है, बेसिकली इस पोम को उन्होंने पब्लिश किया। अब ये बहुत बहुत फेमस पोम है ना। अगर कभी आएगा आपके कोर्स में जरूर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। अभी हम टॉपिक पर ही रहते हैं। फेम एंड प्रॉस्पेरिटी केम स्लोली। अब यहां पर क्या गया है, कहा गया है फेम एंड प्रॉस्पेरिटी, है ना। क्या होता है कि जो फेम होता है ना, हमारी प्रॉस्पेरिटी होती है। अब प्रॉस्पेरिटी क्या होती है, समृद्धि, है ना। केम स्लोली कैसे आती है, बहुत धीरे धीरे आती है ना। आप एकदम से फेमस नहीं बन सकते, है ना, विख्यात नहीं हो सकते। बट ही नेवर वेवर्ड इन हिज फेथ इन हिमसेल्फ एंड हिज इमॉर्टैलिटी। अब यहां पर क्या कहा गया है, हिज इमॉर्टैलिटी एज अ पोएट। इट मीन्स कि उनको इतनी समृद्धि प्राप्त हुई, इतना फेम प्राप्त हुआ, लेकिन उसके बाद भी ही नेवर वेवर्ड। वेवर्ड का मतलब आगे पीछे करना, मतलब वो कभी अपनी स्थिति से ऊपर नीचे नहीं हुए कि मैं बहुत फेमस हो गया तो देखो मैं कितना महान हूं, और देखो अगर ये परेशानी मेरे जीवन में आई तो ये परेशानी के कारण मैं नीचे चला गया। ऐसे विचार उनके भीतर बिल्कुल भी नहीं थे। इन हिज फेथ इन हिमसेल्फ एंड हिज इमॉर्टैलिटी एज अ पोएट, है ना। अब इन चीजों में वो ऊपर नीचे नहीं हुए, खास के कहां पे, अपने फेथ में और इमॉर्टैलिटी में। ही बिकेम पोएट लॉरिएट इन 1843। अब यहां पर यह कहा गया है कि वे क्या बन गए, पोएट लॉरिएट बन गए। कब, 1843 में। अब ये पोएट लॉरिएट क्या है, देखिए, एन इमिनिएंट पोएट अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश रॉयल हाउस होल्ड, है ना। यहां पर एक बहुत अनुभवी, एक बहुत विख्यात समझदार पोएट को क्या किया जाता है, ब्रिटिश रॉयल हाउस में चूज किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। पहले समय में जैसे आपने सुना होगा राष्ट्र कवि हुआ करते थे, राज्य कवि हुआ करते थे, तो उसी तरह की यह एक उपाधि है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां पर आपको कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर मेरे को बता सकते हैं। द सब्जेक्ट्स ऑफ हिज पोएट्री आर द ब्यूटी एंड मिस्ट्री ऑफ नेचर। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है। एक चीज है ब्यूटी और एक है मिस्ट्री। ब्यूटी अर्थात खूबसूरती, मिस्ट्री अर्थात रहस्य। तो ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके पोएट्री के, यानी विषय वस्तु, है ना, तो ये विषय जो है बेसिकली इन दोनों से जुड़ा हुआ है। उनकी पोम में आप खूबसूरती देख सकते हैं और साथ ही साथ रहस्य देख सकते हैं, प्रकृति से जुड़े हुए। द इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड मैन एंड द लाइव्स ऑफ द सिंपल रस्टिक्स। आप उनकी पोम में क्या देख सकते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप, है ना, किसके बीच में, नेचर और आदमी। अब यहां पर देखिए प्रकृति और आदमी के बीच में क्या, प्रकृति और आदमी के बीच में घनिष्ठ रिलेशनशिप, एक बहुत घनिष्ठ संबंध जो है उनकी पोएट्री में आराम से हम देख सकते हैं, और इस बात को हम यहां पर ऑब्जर्व भी करेंगे इस पोएट्री में। एंड द लाइव्स ऑफ द सिंपल रस्टिक्स। अब देखिए यहां पर आप रस्टिक्स को बेसिकली हम कह सकते हैं देहाती, है ना, जो लोग गांव में रहते हैं उन लोगों को हम यही कहते हैं। तो पुराने समय में जो गांव के लोग हुआ करते थे, जो अपनी जगहों में रहा करते थे, उनको रस्टिक्स कहा जाता था। तो उन लोगों को लेकर, उनके जीवन को लेकर यहां पर कहीं ना कहीं पॉइंट आउट उन्होंने किया है। ही यूजुअली लुक्स अपॉन नेचर एज अ टीचर
as he does in 3 years she grew, which forms the celebrated series of the Lucy poems. अब देखिए यहां पर डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या कहा जा रहा है, ही यूजुअली लुक्स अपॉन नेचर, वो हमेशा क्या करते हैं, नेचर को देखते हैं, किसकी तरह, टीचर की तरह, टीचर यानी अध्यापक, ठीक है। As he does in 3 years she grew, जैसा कि उन्होंने क्या करा, 3 years she grew, ये जो पोम है यहां पर भी उन्होंने क्या कंसिडर किया है, जो हमारी नेचर है, जो हमारी प्रकृति माता है, उसको एक अध्यापक के रूप में देखा है, जो क्या करती है, शिक्षा देती है, और which forms the celebrated series of the Lucy poems। अब यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर कहा गया है कि यह जो पार्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं, ये लूसी पोम्स का सेलिब्रेटेड पार्ट में से एक है, एक सीरीज है, तो हम लूसी पोम्स के बारे में भी जानेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। द इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ wrote the poem 3 years she grew in sun and shore in 1798। अब यहां पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक प्रस्तावना, एक छोटी सी जानकारी जो है पोम के बारे में ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको किसने लिखा है, ये तो हमको पता है, लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। अब रोट, अब ये क्या है, पास्ट टेंस है ना, राइट का। ही co-wrote it with his friend and colleague poet Samuel Taylor Coleridge and it was originally published in the Lyrical Ballads collection। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, ही co-wrote ना। अब co-wrote का मतलब क्या होता है, राइट समथिंग टुगेदर विथ अनदर पर्सन, यानी ये कविताएं जो उन्होंने लिखी हैं वो साथ में लिखी हैं। कई दो लोग क्या करते हैं, इकट्ठा बैठ के चित्रकारी करते हैं, तो जो चित्रकारी करेगा उनके साथ ये पोम करेगा, लिखेगा, जो भी हो ना, जो साथ में काम करता है उसको को लगा के संबोधित करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, ही co-wrote, उन्होंने लिखा था इट विथ हिज फ्रेंड, उनकी जो दोस्त हैं, उनके जो कलीग हैं। अब यहां पर कलीग का अर्थ क्या होता है, चलिए देखते हैं। अ पर्सन हु वर्क्स एट द सेम प्लेस एज यू, ना, जो आप ही की जगह काम करता है, आप जहां पे काम कर रहे हैं वहीं आपके साथ काम कर रहा है, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स, कलीग कहलाएगा। तो पोएट्स जो हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज, वो उनके कलीग हैं, है ना, और वही कोराइट बनते हैं उनके। एंड इट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन द लिरिकल बैलेड्स, और यह जो पोम है वो कहां पे पब्लिश हुई, लिरिकल बैलेड्स कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। अब देखिए यहां पर जो वॉज है ना, अब पास्ट टेंस है, इंडिकेटिव फॉर्म बी का, है ना, तो था, है, तो इस चीज को लीजिए, तो कहीं ना कहीं हम पास्ट की बात कर रहे हैं था लगाकर। तो आप लोगों के लिए मैंने यहां पर इसलिए बताया है ताकि कभी कभी कंफ्यूजन ना हो, जैसे कि कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछते हैं, तो मैंने यहां पर इस बात को क्लियर करा। द पोम वन ऑफ द 5 दैट मेक अप द लूसी सीरीज, है ना। अब देखिए लूसी सीरीज में कम से कम ऐसा माना जाता है 5 पोम है मेन, उनमें से ये एक पोम है, uses words and feelings to convey how Lucy and environment interact। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो लूसी नाम का जो कैरेक्टर है ये अत्यंत महत्वपूर्ण कैरेक्टर माना गया है, कहां पे, उनकी पोम्स में। लूसी ऐसा कहा जाता है उनकी विचारों को दर्शाती है, कहीं कहीं ऐसा माना जाता है कि प्रकृति के साथ उसका संबंध इंसान और प्रकृति के संबंध को दर्शाता है। बहुत सारी बातें हैं जिस बात को हम आगे वाली स्लाइड्स में क्लियर करेंगे। अभी बस आप इस बात को ध्यान में रखिए कि जो लूसी सीरीज है ना, यूजेस वर्ड्स एंड फीलिंग्स, तो इनमें क्या होता है, इतने प्यारे प्यारे शब्द है ना, और फीलिंग्स जो हैं, भावनाएं हैं ना, उनको यूज किया जाता है टू कन्वे हाउ लूसी एंड एनवायरमेंट इंटरेक्ट, यानी किस तरह से एनवायरमेंट और लूसी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं। अब देखिए यहां पर क्या कहा गया है, 2 वर्ड्स हैं, एक वर्ड है कन्वे और एक वर्ड है इंटरेक्ट। कन्वे का मतलब क्या होता है, टू मेक आइडियाज, थॉट, फीलिंग्स एक्सेट्रा नोन टू समबडी, है ना। आई वॉन्ट टू कन्वे दिस मैसेज टू माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को कन्वे करना चाहता हूं ये मैसेज। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अपने आइडिया, थॉट किसी को दे रहा हूं, तो वो क्या कर रहे हैं, फीलिंग्स को कन्वे कर रहे हैं। किस तरह से लूसी और एनवायरमेंट इंटरेक्ट। अब इंटरेक्ट का मीनिंग क्या होता है,
टू कम्युनिकेट और मिक्स विथ समबडी, है ना, कि कैसे एक एनवायरनमेंट और लूसी एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं विथ समबडी, स्पेशली व्हाइल यू वर्क, प्ले और स्पेंड टाइम, यानी आप उस समय इंटरमिंगल या इंटरेक्ट हो रहे हैं जब आप कुछ कर रहे हैं, है ना, कहीं गए हैं। तो ओवरऑल यहां पर आपको अब क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबव ऑल, इनके अलावा अबव ऑल वर्ड्सवर्थ चेरिश्ड हिज लिंक्स टू नेचर, कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जो उनका लिंक है, लिंक्स है ना, लिंक्स यहां पर कहा गया है लिंक्स, तो जो लिंक्स है वो क्या कर रहे हैं, चेरिश कर रहे हैं। चेरिश मतलब स्नेह दे रहे हैं कि उनका संबंध जो है प्रकृति के साथ बहुत बढ़िया है। द पोम थस कंबाइंस बोथ एपिथैलेमिक एंड एलिजियाइक एलिमेंट्स। अब देखिए एलिजियाइक एलिमेंट्स क्या होता है और एपिथैलेमिक क्या होता है। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं, उसको फिर डिटेल में देखेंगे। द मैरिज पोर्ट्रेट इज बिटवीन लूसी एंड नेचर, है ना। अब यहां पर देखिए जो शादी है, मैरिज का ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, यूनियन का मतलब होता है ना, यूनियन से जुड़ता है उसका मीनिंग, तो शादी की बात है ना। तो यहां पर क्या है, मैरिज पोर्ट्रेट यहां पे बताया गया, पोर्ट्रे किया गया है टू शो समबडी समथिंग इन अ पिक्चर, यानी किसी चीज को दर्शाना किसी पिक्चर में या किसी सेट में, या किसी को बताना हमें किसी पीस ऑफ राइटिंग के थ्रू। तो यहां पर क्या कहा गया है कि इन पोम में कहीं ना कहीं मैरिज है किसी जो लूसी और नेचर की बीच में एक यूनिटी दिखाई गई है। तो ये जो मैरिज वाला पार्ट है वही आता है एपिथैलेमिक में ना। ये एक एलिमेंट होता है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है इनकी पोम्स में। बट हर ह्यूमन लवर इज लेफ्ट टू मॉर्न, तो कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलता है, जहां लूसी और प्रकृति उनके बीच में एक विवाह, एक यूनिटी आ रही है, यानी एपिथैलेमिक एलिमेंट है, वहीं पर हम क्या देख पाते हैं, हर ह्यूमन लवर जो उसको प्यार करने वाला है, जो उसको स्नेह देने वाला है, इज लेफ्ट टू मॉर्न, यानी दुख या शोक मना रहा है। इन द नॉलेज दैट डेथ हैज सेपरेटेड हर फ्रॉम मैनकाइंड, यानी जहां पे लूसी को अलग कर दिया गया है उससे, है ना। एंड शी विल इटर्नली बी विथ नेचर, और वो हमेशा के लिए क्या होगी, शाश्वत भाव से ना, इटर्नली मतलब शाश्वत भाव से क्या होगी, नेचर के साथ हो जाएगी। यानी डियर स्टूडेंट्स यहां पर एलिजियाइक एलिमेंट जो है, एलिजियाइक, उसमें मॉर्न, है ना, आप इसको एलिजी बोल सकते हो सिंपल तौर पे। जो एलिजी होती है पोम्स ही होती है जहां कहीं ना कहीं रुदन मॉर्न करने वाली बात आ जाती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। टुडे एकेडमिक्स सी लूसी एज द पोएट्स फिक्टिशियस म्यूज, द पर्सोनिफिकेशन ऑफ वर्ड्सवर्थ क्रिएटिव फिलॉसफीज एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, आज के समय में जो बड़े बड़े एकेडमिक्स हैं वो क्या कहते हैं कि जो लूसी है, अब देखिए हमने क्या करा, हमने इंट्रोडक्शन देखा, अब हम लूसी जो पोम है ना, लूसी से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है उसको ही हम कवर करेंगे। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि लूसी पोम्स कहां से आ गया। एक्चुअली ये बताने के लिए ऐड किया गया है कि लूसी पोम्स हैं क्या, तभी तो आप कनेक्ट कर पाओगे इस पोम को इजीली। तो यहां पर यही कहा गया है एकेडमिक्स के द्वारा कि जो ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये पोएट के द्वारा मन गढ़ंत म्यूज है ना, म्यूज का मतलब जो इंस्पिरेशन देने वाली उनकी पावरफुल थॉट है कहीं ना कहीं। द पर्सोनिफिकेशन ऑफ वर्ड्सवर्थ क्रिएटिव फिलॉसफीज एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस, कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो लूसी है वो एक तरीके से पर्सोनिफिकेशन है किसका, वर्ड्सवर्थ के क्रिएटिव फिलॉसफीज का और लाइफ एक्सपीरियंसेस का। She embodies the romantic notions of love and loss, है ना। अब एक मूर्त रूप बन जाती है, आपने देखा होगा जीता जागता नमूना, embodies, है ना। तो she embodies एक मूर्त बन जाती है किसकी, the romantic notions, यानी विचारों की, किसके, love और loss, यानी क्या मिल रहा है, प्यार, है ना, प्यार और कुछ जाना, लॉस हो जाना आपकी लाइफ से। यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि क्या एम्बॉडी करती है रोमांटिक नोशन में, लव, लॉस, सुपरनैचुरल नेचर एंड हैप्पीनेस एंड सफरिंग। सुपरनैचुरल यानी कुछ मैजिकल या कुछ जो इस दुनिया से ना जुड़ा हो, कुछ अलग हो, हटके। नेचर यानी प्रकृति, है ना, हैप्पीनेस और सफरिंग, ये सब कुछ यहां पर जुड़ा हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं उनके विचारों में हम ये देख पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एक चीज है जो यहां पे आपको फोकस करना है, वो है रोमांटिक नोशंस। तो लूसी पोम्स में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है
ये नोशंस, रोमांटिक नोशन, ये प्रकृति की और आने वाले जो भाव हैं उनका व्यक्तिकरण बहुत प्यारे तरीके से या ढंग से किया गया है ना, कि प्रकृति और मानव के बीच में क्या संबंध है। और लूसी को लेकर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं ना कहीं ये एक क्या है, फिक्शनल कैरेक्टर, ये एक पर्सोनिफिकेशन उनकी किसका, क्रिएटिव फिलॉसफीज के या अनुभव का, जो प्रकृति के साथ जोड़ती है। ये हमको क्या कहना चाहती है, हमको वो इनलाइटेंड करना चाहती है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Like the other verses in the lyrical ballads considered the defining work of the English Romantic literary movement, the Lucy poems are written in a direct vernacular style that reflects the speaker's emotions. अब देखिए, जो अलग अलग वर्सेस हैं, खासकर जब हम लिरिकल बैलेड्स की बात करते हैं, कंसीडर द डिफाइनिंग वर्क ऑफ इंग्लिश रोमांटिक लिटरेरी मूवमेंट, ऐसा कहा जाता है ये जो वर्क है कहीं ना कहीं इसका बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड है। कहां पे, रोमांटिक लिटरेरी मूवमेंट में ना। देखिए, जब बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं इकट्ठा तो वो कहीं ना कहीं एक मूवमेंट बनाता है। तो यूरोप में, इंग्लैंड में कहीं ना कहीं एक मूवमेंट बन गया, तो वहां पर इस वर्क जो है इसकी एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा बन गई ना। उन्हीं में है, द लूसी पोएम्स आर रिटन इन अ डायरेक्ट वर्निकुलर स्टाइल दैट रिफ्लेक्ट्स द स्पीकर्स इमोशन। अब देखिए यहां पर क्या है, ये जो लूसी पोम्स हैं जिसके बारे में हमने पूर्व की स्लाइड में बहुत बेहतर तरीके से विवरण दिया और समझाया आपको, वहां ये दिया था आर रिटन इन अ डायरेक्ट वर्निकुलर स्टाइल। और देखिए अब यहां पर क्या है कि कहीं ना कहीं ये जो पोम्स हैं जन भाषा के तौर पर लिखी गई हैं ना, जन साधारण की भाषा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं सामान्य भाषा में। अब अगर इसी भाषा में अत्यंत क्लिष्ट हिंदी भाषा को उपयोग करके मैं आपको इन पूरी जानकारियों को दूं तो कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आएगा। तो वही चीज है वर्नैकुलर ना, वर्नैकुलर जन भाषा के स्टाइल में ना ये बताई गई है, दैट रिफ्लेक्ट्स द स्पीकर्स इमोशंस। और यहां पर क्या होता है, जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, उसकी भावनाओं का प्रदर्शन यहां पर बहुत बेहतर तरीके से किया गया है, या ये आप ये कह सकते हो उसको दर्शाया गया है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है। आप इसको इस तरह ले सकते हो, प्रतिबिंबित हो रहा है किनका भाव, स्पीकर का। As Wordsworth proclaimed in the prelude to the second volume of the lyrical ballads, he wished to choose incidents and situations from common life recounted through language really used by men. अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, जैसे कि वर्ड्सवर्थ जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने घोषणा की किसमें, इन द प्रिल्यूड, जो उनका बहुत फेमस वर्क है, जो मास्टरपीस माना जाता है। प्रोक्लेम का मतलब घोषणा करना है ना, कुछ बताना बेहतर तरीके से। जैसे मैंने बोला मैं प्रोक्लेम करता हूं कि कल से मैं और अच्छा पढ़ाऊंगा, तो घोषणा कर दी। तो घोषणा का मतलब यही होता है कि एक अच्छे तरीके से किसी बात को बता देना ताकि लोगों तक वो बात पहुंच जाए, लोगों को लगे कि हाँ ये अब ये काम कर रहे हैं। तो प्रिल्यूड में उन्होंने ये बात बताई, दर्शाई, घोषणा की। To the second volume of the lyrical ballads, he wished to choose incidents and situations. अब lyrical ballads में उन्होंने क्या सोचा कि कहीं ना कहीं उन्होंने इच्छा की, विश किया कि वह चूज करे इंसिडेंट्स को, अर्थात घटनाओं को, सिचुएशंस को कॉमन लाइफ से, है ना, जो सामान्य आदमी की जीवन की घटनाएं हैं, सामान्य जीवन की जो सिचुएशन से ना परिस्थितियां हैं, उनको वो क्या करें, उनमें लाएं, उनमें उतारें। और यही चीज जो है उनको सबसे अलग बनाती है हर एक पोएट्स में। रिकाउंटेड थ्रू लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन, है ना, लाइक यहां पर ये कहा जा रहा है कि ये इस चीज पर ध्यान दिया जाए, कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज है ना, जो असलियत में यूज की जा रही है आदमियों के द्वारा ना, सामान्य आदमियों के द्वारा, वही यहां पर प्रदर्शित हो। अब हम देखते हैं थीम के बारे में, सेंट्रल आइडिया, इसमें क्या क्या बताया गया है, किस तरह से इसको समझाया गया है। ग्रीफ एंड लॉस, कुछ खो देना, ग्रीफ यानी उदासी, परेशानी, तो यही इस पोम का एक थीम है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। दो ही इज नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स ग्रैंड डिस्प्लेज ऑफ इमोशन। अब देखिए जब हम इस पोम को पढ़ेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो हमको एक बात जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी।
वह यह है कि ही इज नॉट इंक्लाइन, इतने ज्यादा इच्छुक नहीं लग रहे हैं, जब पोम पढ़ेंगे हम इतने ज्यादा इच्छुक नहीं लग रहे टुवर्ड ग्रैंड डिस्प्लेज ऑफ इमोशन, है ना, यानी प्रभावशाली बड़ा महत्वपूर्ण इमोशन, लाइक उनके जो इमोशन उसको एकदम बहाने नहीं वाले वो पोम में ना, वो कंट्रोल्ड सेंस में रहेंगे। द स्पीकर रिलेज हिज ग्रीफ ओवर लूसीज डेथ, ना वो बार बार क्या करेंगे, टू रिपीट समथिंग यू हैव हर्ड, नहीं कहीं ना कहीं जो उन्होंने समझा सुना, तो कहीं ना कहीं यही चीज जो है ना लूसी की मृत्यु, उसको बार बार वो अपने पोम्स में बताएंगी समझाएंगी। शी डाइड यंग, अब वो क्या है, वो बहुत जल्दी मर जाएगी ना, और कहीं ना कहीं यहां पर आप कह सकते हो कि पोम में तो मर ही जाती है, तो शी डाइड यंग, वो बहुत जल्दी मर गई। एंड ही नेवर कुड हैव एंटिसिपेटेड सच अ सडन लॉस, और कहीं ना कहीं उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं लगाई थी कि वो इतने जल्दी, है ना, उनके लिए एक सडन लॉस के रूप में परिवर्तित होगी, यानी बहुत जल्दी वो मर जाएगी। तो यहां पर एंटिसिपेटेड का मतलब होता है प्रत्याशा करना और उसके लिए तैयार रहना, है ना, तो उनको इसका आइडिया भी नहीं था कि उनकी जो लूसी है जो उन्होंने बनाई है, उनको जो कैरेक्टर है कहीं ना कहीं जो दर्शा रहा है संबंध, वो बहुत जल्दी उनके पास से अलग हो जाएगा। तो इस पोम में ये जो थीम है ग्रीफ एंड लॉस, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपको इस बात को कनेक्ट करना होगा जब हम पोम को रीड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, कि कहीं ना कहीं ये वाला थीम वहां पर मौजूद है। इन अ सेंस द यूथ एंड इनोसेंस ऑफ हिज बिलव्ड आर व्हाट मेक हर डेथ बोथ सीमिंगली एप्रोप्रिएट एंड टॉर्चरस, है ना। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, इन अ सेंस, है ना, द यूथ एंड इनोसेंस ऑफ हिज बिलव्ड, है ना, जब जो उसको प्यार करते हैं, उसकी जो जवानी है ना, जो उसका इनोसेंस है ना, भोलापन है, आर वॉट मेक हर डेथ बोथ सीमिंगली एप्रोप्रिएट एंड टॉर्चरस, तो कहीं ना कहीं ये दोनों बातें ना कहीं बहुत एप्रोप्रिएट भी लगती हैं और टॉर्चरस भी लगती हैं, है ना। अब एप्रोप्रिएट का अर्थ क्या होता है, उपयोग आदि के लिए उपयुक्त, उचित ना, एप्रोप्रिएट क्या सही है, क्या गलत है या एप्ट है। Having died young, her memory had no time for corruption in Wordsworth mind, ना। अब कहीं ना कहीं क्या होता है, वो इतने जल्दी खत्म हो जाती है, इतनी कम उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है कि हर मेमोरी हैड नो टाइम्स, उसकी मेमोरी का कोई समय नहीं निकलता फॉर करप्शन इन द वर्ड्सवर्थ माइंड। अब इसका सेंस यहां पर ये निकलता है कि इतने जल्दी जो लूसी है उसकी मृत्यु हो जाती है कि उनका जो माइंड है ना वो समझ ही नहीं पाता कि उसको याद करूं, है ना। आपने सुना होगा जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो आदमी का माइंड एकदम करप्ट सा हो जाता है, ऐसा सोचता है कि अपनी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, खत्म हो गया। लेकिन ये जो प्रक्रिया जहां पर होगी वो इतनी जल्दी हो जाएगी कि यहां पर जो वर्ड्सवर्थ है, उनकी सोच, उनकी जो समझ है, वो कहीं ना कहीं एक जगह रुकी रह जाएगी और वो समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हो गया। फ्रॉम हिज परस्पेक्टिव, यहां पे परस्पेक्टिव का अर्थ होता है उनका कथन, उनका व्यू पॉइंट। शी विल ऑलवेज रिमेन अ रिसेंटली मैच्योर्ड, ग्रेसफुल एंड इनोसेंट फिगर, दो द ग्रीफ ओवर हर लॉस इज इमेंस, अत्यधिक, इमेंस यानी अत्यधिक। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, शी विल ऑलवेज रिमेन अ रिसेंटली मैच्योर्ड, उनका मानना यह है कि वो तो अभी अभी से ना बहुत मैच्योर है, वो मैच्योर रहेगी, प्रॉन रहेगी, ग्रेसफुल रहेगी और इनोसेंट फिगर रहेगी, है ना। दो द ग्रीफ ओवर अ लॉस इज इमेंस, भले ही वो कितना ही उनके लिए मैच्योर है, प्रॉन है, कितने ही इनोसेंट फिगर है ना, इनोसेंट का आप लोग जानते होंगे भोले भाली फिगर है। दो यद्यपि, है ना, तब भी हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं जो ग्रीफ है, जो उनका दुख है, वो क्या रहेगा, बहुत बहुत रहेगा। तो यानी किसी की मृत्यु से दुख तो आता है, लेकिन कहीं ना कहीं नेचुरल एलिमेंट है तो वो थोड़े शांत है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, अब हम आते हैं अगले थीम पे, है ना। अब अगला थीम क्या दिया है, यूथ एंड मैच्योरिटी। यूथ कौन होते हैं, जवान लोग, जवान लड़के लड़कियां, हमको क्या कहते हैं, जवान का अर्थ ही यूथ है, जवानी। और मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का मतलब होता है प्रोण अवस्था, एक ऐसी अवस्था जहां पर आप प्रोण हो जाते हैं। इन हिज कंटेम्पलेशंस, यदि हम उनके कंटेम्पलेशंस की बात करते हैं, यहां पर कंटेम्पलेशन का अर्थ क्या होता है, चिंतन या अवलोकन। तो वो क्या कर रहे हैं,
चिंतन कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, किसका? प्यार का, ऑफ लव फॉर लूसी। कहीं ना कहीं इस पे जो प्यार है ना लूसी के प्रति, उस पे वो चिंतन कर रहे हैं। द स्पीकर ऑफन रिटर्न्स टू द फैक्ट ऑफ हर यूथ। कहीं ना कहीं जो स्पीकर है बार बार ना रिले कर रहे हैं, कहां पर आ रहे हैं? जवानी पर आ रहे हैं उसकी, है ना, हर यानी उसकी जवानी। इन 3 years शी ग्रू इन सन एंड शार, है ना। अब जो 3 साल जब बढ़ती है किसमें? सन और शार में। सन का मतलब आप सभी जानते हैं सूरज, और शार का मतलब यहां पर होता है रेन। ही रिमेंबर्स वॉचिंग हर ग्रो अप फ्रॉम गर्ल टू वुमेन। यहां पर क्या होता है? ही रिमेंबर्स ना, वो याद करते हैं, रिमेंबर करते हैं। रिमेंबर्स वॉचिंग हर ग्रो अप फ्रॉम गर्ल टू वुमन, कि कैसे उन्होंने देखा था कि वो एक लड़की से एक औरत बन रही है इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, है ना, बहुत कम समय में। ही डिवोट्स मच टाइम टू डिस्क्राइबिंग हाउ हर बॉडी चेंज्ड, है ना। अब जब पोम आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि वो क्या अपना जो समय है, कीमती समय है, उसको क्या कर रहे हैं? संलग्न कर रहे हैं यहां पर, किसमें? है ना, उसको देखने में कि उसकी बॉडीज में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है ना। डिवोट्स, है ना, कर्म क्या करते हैं हम? कोई भी काम जब हम करते हैं तो काम करते समय हम क्या करते हैं? अपना पूरा पूरा वो देते हैं 100%। तो वैसे उन्होंने क्या? डिवोट किया अपने आप को। हर इंपल्सेस लेसन एंड हर इंटेलिजेंस ग्रू, है ना। अब यहां पे जो आवेग है ना, सामवेग जो कहते हैं, वो कम हो रहा है। एंड हर इंटेलिजेंस ग्रू, और यहां पे जो उसकी इंटेलिजेंसी है वो बढ़ती जा रही है। फाइनली दिस मैच्योरिटी सीम्स ऑड इन रिगार्ड्स टू हर डेथ। कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये जो मैच्योरिटी है कहीं ना कहीं बहुत ऑड सी लग रही है ना, इन रिगार्ड टू हर डेथ, यानी डेथ की प्रति, मृत्यु की प्रति, डेथ के प्रति। इन डेथ शी अपीयर्स सो मच यंगर। जब उसकी मृत्यु होती है तो वो इतनी जवान लगती है ना। A slumber did my spirit seal describes the seeming absurdity of such a premature death, though she was not a child. अब ये एक लाइन है जो कि उनकी पोम से ली गई है। डिस्क्राइब्स द सीमिंग एब्सर्डिटी, कहीं ना कहीं बड़ा अजीब सा भद्दापन जो यहाँ पर देखने को मिलता है उसकी प्रीमेच्योर डेथ को लेकर। दो शी वॉज नॉट अ चाइल्ड, यद्यपि वो एक बच्ची नहीं थी। चलिए अब अगला थीम जो है वो है लॉयलिटी थ्रू मेमोरी। थ्रू आउट दिस साइकिल ऑफ पोम्स, जब हम बात करते हैं इन पोम्स की साइकिल की, द स्पीकर रिलेज हिज मेमोरी टू द रीडर। कहीं ना कहीं जो रिले कर रहा है स्पीकर ना, स्पीकर किस पे रिले कर रहा है? उसकी मेमोरीज, किसको लेकर? रीडर को लेकर। लूसी इज अ पावरफुल इमेज ऑफ हिज पास्ट। कहीं ना कहीं क्या है? लूसी क्या है? एक शक्तिशाली इमेज है किसकी? उसकी पास्ट की। दैट स्टिल हॉन्ट्स हिम इन द प्रेजेंट, जो क्या करती है? कहीं ना कहीं उसको हॉन्ट करती है ना, बार बार उसके पास आती है। तो यहां पर हम उनकी पूरी साइकिल की बात करें ना, ऐसे नहीं कि एक ही पोम को लेकर चल रहे हैं, कुछ और भी पोम्स है जहां पर ये बात बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है ना। इन अ सेंस, इस भाव में, द स्पीकर अटेम्प्ट्स टू प्रोलॉन्ग एंड कंटिन्यू हिज डिवोशन टू हर इन लाइफ बाय सो आर्डेंटली प्रिजर्विंग हर मेमोरी। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? इसी भाव में जो स्पीकर है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं टू प्रोलॉन्ग एंड कंटिन्यू हर डिवोशन, यानी बढ़ा रहे हैं, इनलोंगेट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं जो उनका डिवोशन है उसके प्रति, उसकी जीवन के प्रति, बाय सो आर्डेंटली प्रिजर्विंग हर मेमोरी, जहां वो बहुत बढ़िया तरीके से क्या कर रहे हैं? प्रिजर्व कर रहे हैं उसकी यादों को। टू हिम दिस इज एन एक्ट ऑफ लॉयलिटी। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? ये एक एक्ट है लॉयलिटी का। अब लॉयलिटी से हम क्या समझते हैं? फेथफुलनेस ना, किसी के प्रति फेथफुल होना। Thus, memory becomes the key to understanding poems like she dwelt among the untrodden ways, है ना। अब ये भी एक लाइन है, इसमें हम इतना फोकस नहीं करना, लेकिन एक लाइन यहाँ पे दी है ताकि आप इन सब चीजों को जोड़ सकें। जितने ज्यादा कोट्स रहते हैं अलग अलग पोम्स के, उनको आप जोड़ सकते हैं। तो देखिए, तो मेमोरी बिकम्स द की टू अंडरस्टैंडिंग पोम्स ना, जैसे ये लाइनें दी हुई हैं, इस लाइन की तरह क्या होता है? उनको समझने में हमारी एक अलग ही क्षमता आ जाती है। Theme, eternal love. While Lucy may have died young and before the speaker ever had a chance to have a life with her, she remains his beloved.
अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है इटर्नल लव, ऐसा लव जो हमेशा मौजूद रहता है। While लूसी may have died, भले ही लूसी जो है उसको मृत्यु प्राप्त हो जाए या मर जाए, वो यंग, एक ऐसी उम्र में जो कच्ची उम्र है, तो while लूसी may have died young and before the speaker ever had a chance to live a life with her, she remains his beloved। अगर मरने के बाद भी अगर उनको क्या मिलता, उसके पहले भी अगर स्पीकर को कोई चांस मिलता कि वो क्या हो, टू हैव अ लाइफ, यानी उनको उसके साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत करने का मौका मिले, तो वो बहुत बढ़िया बात है। शी रिमेन्स हिज बिलव्ड, तो भी क्या होगा, वो उसकी बिलव्ड रहेगी, प्रेमिका रहेगी। थ्रू रिकलेक्शंस ऑफ हर द स्पीकर कन्वेज हाउ लवली शी वॉज। जब रिकलेक्शन की बात, अब रिकलेक्शन का मतलब कलेक्ट करना, वापस से हर एक चीज को इकट्ठा करना। थ्रू रिकलेक्शंस ऑफ हर, ना कलेक्शन करना उसकी पोम्स का, द स्पीकर कन्वेज, यहां पे स्पीकर क्या करते हैं, कन्वे करते हैं हाउ लवली शी वॉज, यानी वो कितनी प्यारी थी, एंड हाउ हर मेमोरी हैज इंपैक्टेड हिज लाइफ, और कैसे जो उसकी मेमोरी है उसने क्या करा, इंपैक्ट किया, प्रभाव डाला उसके जीवन पे। लूसीज एग्जिस्टेंस सॉलिडिफाइड हिज लॉयल्टी टू हिज होम कंट्री ऑफ इंग्लैंड। अब देखिए ये लाइन जो है कहीं ना कहीं जो उसका अस्तित्व है, जो उसका एग्जिस्टेंस है लूसी का, वो क्या करता है, सॉलिडिफाई करता और मजबूत बनाता है। क्या, उनकी लॉयलिटी, उनकी लॉयलिटी का मतलब फेथफुलनेस है ना, फेथ, विश्वास, किसके प्रति, उनकी खुद की कंट्री के प्रति जो कि है इंग्लैंड। मेकिंग द स्पीकर अ ग्रेट लवर ऑफ बोथ अ वुमन एंड हिज नेटिव लैंड, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना, उनको क्या बनाता है, एक ऐसे स्पीकर, ऐसा बोलने वाला जो क्या है, बहुत बढ़िया लवर है, किसका, औरतों का, और साथ ही साथ अपनी नेटिव लैंड का। अब देखिए नेटिव लैंड क्या होता है, वो जगह जहां हम रहते हैं। थीम क्या होती है, अब यहां पर देखिए एक और थीम है यहां पर, रोमांटिसिज्म। अब देखिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। द पोम इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ रोमांटिक पोएट्री, यह जो पोम है वो क्या है, रोमांटिक पोएट्री का एक बहुत ही अलग सा उदाहरण है। द वे नेचर इज ग्लोरिफाइड एज अ सीरीन मैग्निफिशेंट प्लेस इज अ हॉलमार्क ऑफ दिस पीरियड। यहां पर सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं, द वे नेचर इज ग्लोरिफाइड, नेचर को जिस तरह से बताया गया है भव्य तरीके से, है ना, कि वो कितनी शांत है, सीरीन है, मैग्निफिशेंट है, बहुत भव्य है। प्लेस इज होल मार्क ऑफ इस पीरियड, तो वो कहीं ना कहीं क्या करता है, एक हॉल मार्क बना देता है इस पीरियड को लेकर। इन एडिशन लूसीज पोर्ट्रेयल एज अ वर्चुअस ब्यूटीफुल कंट्री गर्ल ऑल्सो सजेस्ट that she had this character because she lived in a place that was far away from society। तो यहां पर क्या दिया है कि जो लूसी का पोर्ट्रेयल है ना, जो चरित्र चित्रण है, कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा क्या है, वर्चुअस है ना, गुण है उसके अंदर बहुत सारे, है ना, वो एक क्या है, वो ब्यूटीफुल कंट्री गर्ल है ना, यानी वो जिस जगह रहती है वहां की बहुत खूबसूरत लड़की है। ऑल्सो सजेस्ट दैट शी हैड दिस कैरेक्टर, ऐसा कहा जाता है कि उसके अंदर ये चरित्र इसीलिए है बिकॉज शी लिव्ड इन अ प्लेस दैट वाज फार अवे फ्रॉम सोसाइटी। क्यों ऐसा चरित्र उसके अंदर क्यों है, क्योंकि वो बहुत दूर रहती है सोसाइटी से ना। इन रोमांटिक वर्क्स, अगर हम रोमांटिक वर्क्स की बात करते हैं, सोसाइटी इज ऑफन डिपिक्टेड एज अ सोर्स ऑफ करप्शन। तो दर्शाना है ना, डिपिक्ट करना है, नहीं दर्शाया जाना है ना, तो सोसाइटी को क्या किया गया है, अक्सर, ऑफन यानी अक्सर, दर्शाया गया है एज अ सोर्स, है ना, एक सोर्स यानी स्रोत, किसका, करप्शन का। चलिए अब हम अगले थीम पर आते हैं, ये है सेल्फ अवेयरनेस, है ना, लाइक आप स्वयं जागरूक होना। तो यहां पर सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जहां पे आपको खुद जागरूक होना, तो यहां पर यही पार्ट जो है ऐड किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। द स्पीकर डिमॉन्स्ट्रेट्स अ शार्प सेल्फ अवेयरनेस थ्रू आउट द साइकिल ऑफ पोम्स। अब देखिए यहां पर जो स्पीकर हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं ना, बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं अ शार्प सेल्फ अवेयरनेस ना,
कि क्या है सेल्फ अवेयरनेस, जागरूकता क्या है स्वयं के प्रति, किसके द्वारा, थ्रू आउट द साइकिल ऑफ पोम्स, ये जो पूरी साइकिल है पोम्स की उसके थ्रू, है ना। लाइक अब यहां पर देखिए एक लाइन दी हुई है, इन स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, स्ट्रेंज फिट ऑफ पैशन आई हैव नोन, ये एक लाइन है एक इंडिकेट करने के लिए, ये कहीं पोम से ली गई है, जो दर्शाया जा रहा है यहां पर कि किस तरह से सेल्फ अवेयरनेस थ्रू आउट द साइकिल रहता है। तो स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, है ना, कि मुझे कितना इस पैशन की जानकारी है जो कि स्ट्रेंज फिट है। तो ही मे बी इनेमर्ड विथ हिज लवर, but he is also aware of his deep fears and anxiety over the thought of losing her. He takes the image of the dropping moon to be wake up call, making him reflect upon how much he loves Lucy. तो कहीं ना कहीं यहां पर क्या है, ओवरऑल सेल्फ अवेयरनेस की जानकारी दी हुई है कि किस तरह से ना पोएट जो है उसके बारे में बताते हैं अलग अलग लाइनों के द्वारा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनोसेंस एंड फ्रेजिलिटी, है ना। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, इनोसेंस एंड फ्रेजिलिटी, लूसी इज फ्रीक्वेंटली कंपेयर टू वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स। अब देखिए हम समझते हैं कि ये थीम क्यों है, ये जो लूसी है उसको फ्रीक्वेंटली क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है अलग अलग नेचुरल एलिमेंट से, दैट आर फ्रेजाइल, है ना, जो बहुत नाजुक होते हैं, जो जल्दी टूट जाए, फ्रेजाइल, जैसे कि एक रोज हो गया, है ना, बहुत नाजुक कमजोर, है ना, जैसे रोज है, वायलेट है, अफॉन है ना, एक्सेट्रा। शी इज एन इनोसेंट क्रिएचर हु लिव्स क्वाइटली एंड पीसफुली अवे फ्रॉम सोसाइटी। वो क्या है, वो एक बहुत ही ज्यादा क्या है, इनोसेंट क्रिएचर है। इनोसेंट का मतलब तो आप जानते हैं भोली ना, तो बहुत बहुत भोली क्रिएचर है वो, जो क्या करती है, वो रहती है कहां पे, बहुत शांतिपूर्वक, किनके साथ ना, सोसाइटी के साथ, यानी सोसाइटी से अलग। Yet nature itself ultimately destroys her by taking her away very young. अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, अब चूंकि वो सोसाइटी से बहुत अलग रह रही है तो कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक उसका जीवन तो व्यतीत हो ही रहा है, बट येट नेचर इटसेल्फ, लेकिन यहां पर जो प्रकृति है ना, इटसेल्फ अल्टीमेटली खुद से क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, बाय टेकिंग हर अवे वेरी यंग, यानी उसको बहुत जल्दी ही छीन रही है वो। She plays a passive role in the poem cycle, तो कहीं ना कहीं निष्क्रिय रूप में उसका रोल हमको देखने को मिलता है। Suggesting that she had no real power, नहीं ऐसा बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसके पास कोई असली शक्ति नहीं है ओवर हर लाइफ, यानी उसकी लाइफ पर कोई भी वो नहीं है, पावर नहीं है, कंट्रोल नहीं है। And that she was always subject to the indifference of the other people and ultimately the cruelty of nature. तो कहीं ना कहीं वो क्या बन जाती है, विषय बन जाती है, किनके लिए, लोगों के लिए, है ना, लोगों के लिए, और पूरी तरीके से किसके लिए, क्रुएलिटी ऑफ नेचर, ये जो नेचर है उसकी आतताइयों के प्रति क्रुएलिटी, यानी वो किस तरह उसको प्रताड़ित करती है। अब देखिए नेचर प्रताड़ित नहीं करती, क्रुएलिटी नहीं है यहाँ पर, यहाँ बात एक्चुअली ये हो रही है कि नेचर किस तरह उसको छीन रही है इतने कम उम्र में, तो इसलिए इस वर्ड का यहां पर यूज हुआ है कि कितनी बुरी है ना, कितना बुरापन है, क्रुएलिटी। अब आते हैं हम लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में, ये साहित्यिक संदर्भ। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770-1850 wrote 3 years she grew in 1799 early in his revolutionary poetic movement। जब उनकी जो बात होती है, जब हम बात करते हैं रेवोल्यूशनरी पोएटिक मूवमेंट की, तो उसी समय में क्या हुआ, उन्होंने इस पोम को लिखा था। ठीक है, अलोंगसाइड हिज फ्रेंड एंड कोलैबोरेटर सैमुअल टेलर कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ स्टार्टेड द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट विद द 1798 बुक लिरिकल बैलेड्स। और उन्हीं के साथ ना, जो उनके दोस्त थे, जो उनके को ऑथर थे उनके साथ वाले सैमुअल टेलर कॉलरिज, जो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने क्या करा, एक मूवमेंट चालू किया था। क्या स्टार्ट किया, किक ऑफ क्या किया उन्होंने, एक इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। कब, 1798 में जब बुक पब्लिश होती है उसी के साथ, और उस बुक का नाम क्या है, लिरिकल बैलेड्स। यानी ओवरऑल यहां पर एक मूवमेंट की बात की जा रही है, जो कि लिरिकल बैलेड्स नाम की एक पोम जो है, जब उसको पब्लिश किया गया तो उसी के साथ वो चालू हो गया था। A collection that proclaimed poetry should use everyday earthy language। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि ये जो कलेक्शन है क्या करती है ना, प्रोक्लेम करती है, घोषणा करती है ना, कि पोएट्री को क्या करना चाहिए, रोज यूज करना चाहिए, किस लैंग्वेज में, अर्थी लैंग्वेज में। अब अर्थी लैंग्वेज से क्या समझते हैं हम, जो हमसे जुड़ी हुई हो, जो हमारी जमीन से जुड़ी हुई हो।
पहले के लोग क्या करते थे, बैलेट्स के फॉर्म में ना पोम्स को बोला करते थे, यूज करते थे, गाते थे। तो कहीं ना कहीं इसी की बात हो रही है, टू एक्सप्लोर द डेप्थ्स ऑफ द सोल एंड इमेजिनेशन, ताकि हम क्या कर सके, साधारण लैंग्वेज है, जनसाधारण लैंग्वेज है, उसके थ्रू क्या होगा, उसके थ्रू हम इमेजिनेशन और सोल तक पहुंच पाएंगे, उसकी गहराइयों को समझ पाएंगे। Historical context, Wordsworth's poetry was a part of romantic backlash against the elegant, satirical and often merciless clarity of the age of enlightenment. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखते हैं क्या कहा जा रहा है। जो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री है ना, ये जो पोम है, वॉज अ पार्ट, वो क्या है, वो भाग है किसका, रोमांटिक ब्लैकलैश का, है ना, जो किसके खिलाफ किया गया, एलिगेंट, सैटारिकल, है ना, एंड ऑफन मर्सिलेस क्लैरिटी ऑफ द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। अब यहां पर देखिए, जो ब्लैकलैश है उसका मतलब क्या होता है, घटना की तीव्र प्रतिक्रिया। तो ये क्या है, एक ही रोमांटिक प्रतिक्रिया थी किसकी अगेंस्ट, एलिगेंट, सटायरिकल। अब उसमें क्या होता था कि जो कुछ भी लिखा करते थे लोग ना, बहुत ज्यादा सटायरिकल हुआ करता था, बहुत भव्य तरीके से, साधारण लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था। इसीलिए उन्होंने क्या करा, एक तरह से एक प्रतिक्रिया की, किसकी अगेंस्ट की, आकर्षक, सटारिकल, यानी ऐसे वर्क्स जो कि बहुत डेकोरेटिव हुआ करते थे, एंड ऑफन मर्सिलेस क्लैरिटी ऑफ द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। और अक्सर उसमें क्या होता था, दयाहीन विवरण हुआ करता था, क्लैरिटी हुआ करती थी किसकी, एज ऑफ एनलाइटनमेंट की। अब देखिए, एज ऑफ एनलाइटनमेंट एक बहुत फेमस एज मानी जाती है ब्रिटेन में, ठीक है। दिस पीरियड ऑफ द 18th सेंचुरी वॉज मार्क्ड। अब अगर हम बात करते हैं इस पीरियड की, 18th सेंचुरी की, was marked by huge scientific advances, है ना। अब देखिए, एनलाइटनमेंट एज आया था, तो उस समय क्या होता है, कहीं ना कहीं बहुत सारे वैज्ञानिक एडवांसेस होते हैं, बढ़ोतरी होती है, बट ऑल्सो बाय वॉट द लेटर रोमांटिक सॉ एज अ बिट टू मच रीजन। तो कहीं ना कहीं वो लोग देखते हैं कि इसमें बहुत रीजन है, सोच समझने वाली बात बहुत ज्यादा है। Where earlier Renaissance scholars and artists tried to know a little bit about everything, और वहीं पर क्या होता है, जो पहले के जो रेनेसांस का समय था, है ना, पुनर्जागरण का जो समय था, स्कॉलर्स, है ना, जो स्कॉलर्स थे, पढ़े लिखे लोग थे, जो आर्टिस्ट थे, कला के क्षेत्र में काम करने वाले थे, ट्राइड टू नो अ लिटिल बिट अबाउट एवरीथिंग। वो लोग हर चीज के बारे में ना इतना खगोलते नहीं थे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या सही है। लेकिन एनलाइटनमेंट के एज में क्या हुआ, बहुत ज्यादा डेप्थ में आने लग गए। तो यही बात यहां पर आई। तो रेनेसांस से कनेक्ट करके हमको यहां पर बताया गया है, एनलाइटनमेंट थिंकर्स वर कैटेगराइजर एंड ऑर्गेनाइजर ना। वो क्या करते थे, चीजों को अलग अलग हिस्से में बांट देते थे, कैटेगराइज कर देते थे, उनको बनाते थे, ऑर्गेनाइज करते थे। इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड इन शार्प डिवीजन बिटवीन डिसिप्लिन्स, है ना, खास के जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनमें ना क्या करते थे, वो अंतर कर देते थे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप सोशल ले लें, तो अब सोशल को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया, हिस्ट्री में, सिविक्स में ना। तो ये डिसिप्लिन्स का डिवीजन जो है उस पर बहुत फोकस करते थे। एंड इंक्रीजिंगली कॉन्फिडेंट इन देयर एबिलिटी टू अनरेवल ऑल द वर्ल्ड्स मिस्ट्रीज। और वो क्या चाहते थे ना, अनरेवल करना चाहते थे पूरी दुनिया की मिस्ट्रीज को, है ना। अनरेवल यानी आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि ना जो मिस्ट्रीज हैं दुनिया की, उसको ना उद्घाटन करना, उसको लेकर आना कि कहां छुपी हुई है, तो उसको बताने का प्रयास जो था एनलाइटन पीरियड में किया जाता था, गिवन इनफ टाइम, और उसी को बहुत समय दिया गया। तो ओवरऑल ये जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे बताने का अर्थ ये है कि किस तरह से ना जो पोम्स लिखी हुई हैं इनके पीछे कोई कारण है ना। अब इनलाइटनमेंट की एज में जहां पर लोग इतना रिसर्च कर रहे हैं, इतने समझदारी दिखा रहे हैं हर चीज के प्रति, लेकिन वो कुछ चीजों से अलग हो रहे हैं, अपनी भाषा, अपनी रेस्ट्रिक्टनेस से अलग हो रहे हैं ना, तो उनको उससे जोड़ना था। ये नहीं कि आप इतने डिटेल में जाएं, साइंस को इतना एक्सप्लोर कर लें कि आप उन चीजों को प्राप्ति ना कर पाए जो कि महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। तो इसीलिए ये पोम्स जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को दर्शाने के लिए इन पोम्स को लिखा गया है। आप बस इस बात को याद रखिए, रोमांटिक ब्लैकलैश अगेंस्ट द एलिगेंट सटारिकल, यानी आकर्षक रोमांटिक चीजें जो होती हैं उसके प्रति एक तरीके की प्रतिक्रिया थी। अब हम आते हैं सेटिंग में। 3 years she grew in sun and shower। अब यहां पे जो पोम का मैं टाइटल लिख दिया है, अब हम इसकी सेटिंग की बात करेंगे। बाय ऑल इंडिकेशन 3 years she grew is set in Wordsworth native English countryside।
अब यहाँ पर ये जो पोम की सेटिंग की हम बात कर रहे हैं, सेटिंग का मतलब कहाँ पे हुई, क्यों लिखी गई, किस तरह लिखी गई है ना, जगह क्या है, इन सब चीज़ों की बात होगी। तो अगर हम अलग अलग इंडिकेशंस की बात करें, जब हम पोम को पढ़ते हैं, समझते हैं, और जब स्कॉलर्स ने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और समझा, तो 3 years she grew is set in Wordsworth native English countryside, यानी उन्होंने जहां पर वो रहा करते थे वहीं आसपास के एरिया में कहीं ना कहीं रचना हुई। एंड मोर स्पेसिफिकली इन द लेक डिस्ट्रिक्ट, द रीजन ही लिव्ड इन फॉर मच ऑफ हिज लाइफ, है ना। तो ये जो पोम है जो सेट की गई है वो कहीं ना कहीं जो उनका एरिया है जहां वो रहा करते थे, खास के लेक डिस्ट्रिक्ट हो गया, या जो रीजन है जो उनके बहुत करीब है उनके जीवन का, वहां को लेकर ये पोम सेट की गई है। The images of rocky plains, leafy glades, dancing streams and soaring clouds all call to mind the particular beauty of this area। जब हम इस पोम को पढ़ेंगे तो यहां पर क्या होगा, कुछ कुछ वर्ड्स जो हैं वो यहां पर देखने को मिलेंगे, जैसे रोकी प्लेन्स हो गया, है ना, लीफी ग्लेड्स हो गया। अब रोकी प्लेन्स यहाँ पे अलग अलग, जैसे क्या होता है, कुछ एरिया होता है ना, कुछ ऐसी जगह होती है बहुत पथरीला इलाका होता है, तो वो चीजें जो है उनकी जगहों पे थी, तो उसको उन्होंने वहां पर बताया, है ना। लीफी ग्लेड्स, डांसिंग स्ट्रीम्स, है ना, बहुत एरिया जहां लीव्स हैं, है ना। डांसिंग स्ट्रीम्स यानी कि जो आपने देखा होगा जो रिवर्स होती है ना, तो किस तरह से पानी बहता है, तो ऐसा लगता है वो नहा रही है, नाच रही है, कुछ एक अलग ही व्यू पॉइंट है ना। एंड सोरिंग क्लाउड्स, ना, उड़ते हुए क्लाउड्स जो हैं, तो टू ऑल कॉल टू माइंड द पर्टिकुलर ब्यूटीज ऑफ दिस एरिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सब कुछ जो उस एरिया के ही है, तो वहां पर डाला गया। Whose hills and valleys Wordsworth tirelessly explored। तो उन्होंने क्या करा, जो वैलीज हैं, जो झरने हैं, जो हिल्स हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से बिना थके क्या करा, एक्सप्लोर किया। तो कहीं ना कहीं जब आप पोम पढ़ोगे तो उनकी जो एरिया है जहां पर वो रहा करते हैं, वहां के आसपास क्षेत्र की झलक जो है वहां पर देखने को मिलती है, जो कि सेट वहीं से लिया गया है। अब देखिए यहां पर स्पीकर क्या है। अब देखिए 3 years she grew in sun shower, ये जो टाइटल है इस पोम का, इसमें स्पीकर कौन है। द पोम्स स्पीकर इज द सेम मिस्टीरियस फिगर हु अपीयर्स इन ऑल लूसी पोम्स, अ क्वाइट, थॉटफुल, ग्रीफ स्ट्रिकन वॉचर विद द पर्सनालिटी एंड लाइफ हिस्ट्री नॉट अनलाइक वर्ड्सवर्थ ऑन। अब ये जो स्पीकर होता है ना, लेकिन पोम अगर लिखी गई, इसका ये अर्थ नहीं होता कि इस पोम का स्पीकर पोएट ही हो। स्पीकर भी होता है, थर्ड पर्सन नरेटिव भी होता है ना, और बोलने वाला भी होता है, तो बहुत सारी चीजें होती है पोम से जिसको हमको समझना होता है। तो यहां पर जो पोम का स्पीकर है ना, पोम्स स्पीकर इज द सेम मिस्टीरियस फिगर, वो क्या है, बहुत मिस्टीरियस फिगर, रहस्यमय फिगर है, हु अपीयर्स इन ऑल द लूसी पोम्स, जो हर लूसी पोम्स में आएगा। अ क्वाइट, थोड़ा शांत है, थॉट, ग्रीफ स्ट्रिकन वॉचर, जो चीजों से जो क्या कहना चाहिए, एक तरह से आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा सोचने वाला है, थॉटफुल है, चीजों को विचार करता है, उस पर विमर्श करता है ना। ग्रीफ स्ट्रिकन वॉचर, जहां पे दुख है उसको चिपका कर उसको देखता है। विथ अ पर्सनालिटी एंड लाइफ हिस्ट्री नॉट अनलाइक वर्ड्सवर्थ ऑन, जो कि क्या है, एक ऐसी पर्सनालिटी, उसका अपना खुद का इतिहास है जो कहीं ना कहीं वर्ड्सवर्थ से मिलता नहीं या उनसे खुद से जुड़ा नहीं है। मोस्ट ऑफ द पोम, अगर हम बहुत सारी पोम्स की बात करते हैं, इज टोल्ड इन द वॉइस ऑफ नेचर इटसेल्फ। और बहुत सारी पोम्स में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा, आप देखोगे कि नेचर खुद ही बता रही है चीजों को। नेचर वॉचेस लूसी ग्रो अप फॉर 3 years। अब यहां पर जो लूसी है, एक जो बच्ची है जो आगे जाके यंग होगी, जवान लड़की बनेगी, तो 3 साल की उम्र तक क्या होता है, कहीं ना कहीं जो नेचर है उसके बारे में सोच रही है ना, उसको वॉच कर रही है, उसको बड़ा करने का प्रयास कर रही है। बिफोर डिसाइडिंग टू मेक अ स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफ हर, ना, जब तक उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट नहीं आता, कार्य नहीं आता, तब तक के लिए रीडर्स गेट द सेंस दैट लूसी मस्ट हैव बीन बोर्न स्पेशल फॉर नेचर टू टेक सच एन इंटरेस्ट। अब यहां पर क्या है, जो रीडर्स है, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, गेट द सेंस, उनको एक सेंस मिलता है, एक भाव मिलता है, that Lucy must have been born special। कहीं ना कहीं ये जो लूसी है वो प्रकृति के लिए अलग ही बॉर्न हुई है, अलग से बॉर्न हुई, स्पेशली बॉर्न हुई है टू टेक सच एन इंटरेस्ट, जहां पर उसमें इंटरेस्ट लिया जा सके। तो ओवरऑल यहां पर जो स्पीकर है उसकी जानकारी हमको मिल गई। अब हम बात करते हैं इस पोम के राइम स्कीम के बारे में। द पोम्स राइम स्कीम रन्स लाइक दिस, A A B C C B। This pattern creates a steady breathing pulsing motion in the lines। ना,
आपको ऐसे ना सांस जैसे धड़कन बजती है हमारी ना, साउंड आता है तो कहीं ना कहीं ऐसे ही लगेगा आपको ना, डम 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 डम। तो इस तरह का क्रिएशन है ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से राइमिंग स्कीम की गई है जो बहुत इजीली ना सांस लेते हुए ना पल्सिंग मोशन में इस तरह इसको लिखा गया है। ईच बी राइम लैंड्स ऑन अ शॉर्टर लाइन ऑफ iambic trimeter, making the stanzas feel gently expectant. There is a little hush before the poem moves on to close the rhyme. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इतना डेप्थ में हमको नहीं जाना, लेकिन एक छोटी जानकारी आपको यहाँ पर देना चाहूंगा कि जितनी भी बी राइम होती है यहाँ पर वो क्या करती है, लैंड्स ऑन अ शॉर्टर लाइन, वो कहाँ पे जाती है, लैंड करती है iambic trimeter पे, मेकिंग द स्टेंजास फील जेंटली एक्सपेक्टेंट। देयर इज अ लिटिल हर्श, यहाँ पे थोड़ा बहुत जल्दबाजी हम देख सकते हैं जब तक बिफोर द पोम मूव्स टू क्लोज द राइम, जो आने वाली जो राइम है या उसके पास तक वो जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो राइम स्कीम है कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है, समझाई गई है। अब हम बात करते हैं फॉर्म की। वन ऑफ द लॉन्गर ऑफ वर्ड्सवर्थ लूसी पोम्स, 3 Years She Grew, is also the only poem in the series that describes Lucy herself in much detail. अब यहां पर यह कहा गया है कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वर्ड्सवर्थ लूसी पोम, नहीं कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पोम है लूसी पोम की पोम्स का अगर देखते हैं उससे अगर हम मैच करते हैं तो 3 Years She Grew is also the poem in the series that describes Lucy herself in much detail. ना तो बहुत सारी पोम्स ऐसी हैं जो बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो पोम है ये बहुत बड़ी है और कहीं ना कहीं क्या होता है यहाँ पर डिस्क्राइब करती है लूसी हरसेल्फ इन मच डिटेल। उसको लूसी को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या किया गया है, दर्शाया गया है। Most of other Lucy poems present her as more of a phantom or a shadow, focusing on the speaker's grief at losing her. ना कहीं उसको ना फैंटम की तरह दिखाया है, एक शेडो की तरह दिखाया है ना, जो क्या करती है ना, जो रहती है वहां पर। तो लूसी जो है उसको आप देख सकते हैं शेडो की तरह, एक फैंटम की तरह, फोकसिंग ऑन द स्पीकर्स ग्रीफ और एट लूजिंग हर। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कि जो स्पीकर है उसको लॉस कर रहा है, उसको खो रहा है। तो कहीं ना कहीं हर जगह हर पोम में थोड़ा ग्रीफ का पॉइंट देखने को मिलता है। ओवर द कोर्स ऑफ इट 7 सेट है ना। अब यहाँ पे 7 सेट्स का मतलब क्या होता है ना, 6 लाइन स्टेंजास जो होती है, जो पोम है कहीं ना कहीं 6 लाइन स्टेंजा में लिखी है। द पोम इवोक्स लूसीज ग्रेस, विजडम, करियर की चीयर एंड काम बाय पिक्चरिंग हर एज नेचर्स ओन चाइल्ड। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, ये जो पोम है वो क्या करती है, इवोक करती है लूसीज ग्रेस, विजडम है ना, जो उसका समझदारपन है, उसके अंदर की जो भाव है, जो उसकी भव्यता है, जो उसका ग्रेस है, जो उसकी खुशियां हैं, जो उसका शांतिपन है ना, उसको पिक्चराइज किया गया है ना, नेचर की अपनी बच्ची की तरह। नेचर जो है उसकी जो बच्ची है ना, उसके जो सारे गुण है उसको समाहित करके दिखाया गया है ना, पिक्चरिंग हर एज ए नेचर्स ओन चाइल्ड, यानी वो प्रकृति की एक खुद में एक बच्ची है, तो उसके अंदर ये सारे गुण जो हैं वो समाहित है। तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे फॉर्म भी देखा। अब हम आते हैं पोम के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पे, और यह है एक्सप्लेनेशन पार्ट, जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो इसकी ओवरऑल हमने एक बहुत अच्छा डिटेल स्ट्रक्चर समझा है इस पोम का। अगर उसकी रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर मेरे को बता सकते हैं। अब यहां पर क्या दिया है, अब ये पोम है, अब इस पोम को हम लाइन बाय लाइन समझेंगे। 3 years she grew in sun and shore। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, 3 साल तक की बात है, वो कैसे ग्रो कर रही है ना, कैसे ग्रो कर रही है, सन और शावर है ना, सन और शावर के अंदर। अब देखिए यहां पर ये बताया गया है कि एक लड़की है ना, छोटी सी बच्ची है, वो कैसे पालन पोषण हो रहा है उसका, किसके अंदर में हो रहा है, सन और शावर के। The nature said a lovelier flower on earth was never sown। अब जैसे एक फ्लावर होता है, एक खूबसूरत फ्लावर होता है ना, वो उसका भी क्या होता है, जैसे पालन लालन पोषण होता है। आपने देखा होगा जो फूल है, जो पत्ते हैं, जब सूरज की किरणों में रहते हैं तो क्या होता है, बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, उनको पोषण मिलता है, उनको न्यूट्रिशन मिलता है, बारिश होती तो वो और खिलते हैं। तो वैसी ही लूसी क्या है, कहीं ना कहीं फ्लावर्स की तरह है ना, सन एंड शावर में बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। कहीं ना कहीं आप इसको जोड़ सकते हो एक
फूल की तरह एक पत्ती है, उसकी फूल की गुच्छा है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये इस तरह बताया गया है। तो यहाँ नेचर खुद कह रही है, द नेचर सेड लवलियर फ्लावर ऑन द अर्थ वॉज नेवर सोन, यानी एक इस तरह का खूबसूरत फूल है ये जो आज तक नहीं खिला। तो डियर स्टूडेंट, इस बात को आप समझिए, इस लाइन को अच्छे से समझने का प्रयास करें कि कहीं ना कहीं यहां पर जो प्रकृति है, वो जो लड़की है ना, जो बच्ची है, उसको क्या कर रही है, उसको बता रही है कि फूल की तरह है जो आज तक ये फूल इतना खिला नहीं इस दुनिया में ना, एक ऐसा फूल है जो आज मौजूद हुआ है, जो उसका जो बीज कभी बोया नहीं गया। लाइक वो एकमात्र एक ऐसा फूल है जो बहुत खूबसूरत है और जो ग्रो कर रहा है ना, जैसे फ्लावर ग्रो करते हैं सन में ना, सनलाइट में, रेन में, तो वैसे वो ग्रो कर रहा है। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, शी शेल बी माइन एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, है ना। इस लड़की को तो मैं ले चुकी हूं, है ना, और क्या है, अब ये मेरी हो चुकी है और इसको मैं क्या करूंगी, अपने जैसा बनाऊंगी। यानी ओवरऑल यहां पर क्या कहा जा रहा है, जो प्रकृति है वो यहां पर इस बच्ची की पूरी मां बन गई है। जैसे एक मां क्या करती है, लालन पोषण करती है, तो कहीं ना कहीं यहां पर इस पोम में एक बहुत प्यारे तरीके से क्या किया गया है, ये बताया गया है कि जो हमारी ये जो लड़की है, जो प्यारी सी लड़की है, वो क्या है, वो यहां पर एक बहुत बहुत अच्छे हाथों में है जो कि मदर नेचर है, और अब वो उसको टीच करेंगी, उसको संभालेंगी। तो यहां घोषणा कर रही है नेचर कि अब ये मेरे अंतर्गत रहेगी, ये मेरी बच्ची है और अब मेरे लिए डार्लिंग है, मेरे लिए बहुत प्यारी है। Myself will to my darling be both low and impulse, and with me the girl in rock and plain, in earth and heaven, in glade and bower। अब देखिए यहां क्या कहा जा रहा है, तो यहां पर देखिए क्या है कि ओवरऑल ये जो पोम है अब थोड़ा और आगे बढ़ रही है, एक और स्टेंजा हम देख रहे हैं यहां पर। तो अभी तक हमको इतना समझ में आ गया था कि जो नेचर है वो अपनी जो बेटी के समान जिसको मानने वाली है, उसको क्या करेगी, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेगी वो। तो यहां पर वो क्या करेगी, लॉ एंड इंपल्सेस। अब इन दोनों लाइनों को आपको ना क्या करना है, समझना है, गहराई में उतर के समझना है। पहले तो लॉ एंड इंपल्सेस को समझते हैं, क्या है, एनर्जी एंड गाइडेंस, है ना। अब वो क्या करेगी, जब वो उसके पास होगी, उसकी डार्लिंग बन जाएगी, जब उसकी बच्ची की तरह हो जाएगी, तो वो उसको क्या करेगी, उसको शिक्षा देगी, है ना, एक एनर्जी प्रदान करेगी, उसको शिक्षा देगी और उसको एक बहुत अच्छी लेडी बनाएगी। एंड विथ मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, इन अर्थ एंड हेवन, इन ग्लेड एंड बाव। अब यहां पर क्या है, जब प्रकृति के साथ ये बच्ची रहेगी, अब स्वाभाविक है, जब प्रकृति स्वयं पर्सोनिफाइड है, मां के रूप में है, तो प्रकृति कितनी बड़ी है ना, प्रकृति सबकी माता है। तो जब वो उसके पास रहेगी तो क्या क्या नहीं सीख जाएगी। तो यहां पर वह यही बता रही है कि जहां मेरी गाइडेंस में, जहां मैं अपनी एनर्जी की तरह उसको पोषित करूंगी, उसको एनर्जी दूंगी, उसको एक ऊर्जावान लेडी बनाऊंगी, है ना, उसको एक बच्ची है तो उसको बहुत बहुत कुछ सिखाऊंगी। तो वहां पर जब वो मेरे साथ रहेगी तो ये जो लड़की है, रॉक और प्लेन, है ना, अर्थ और हेवन, ग्लेड और बावर। अब यहां पर देखिए, जब वो मेरे साथ रहेगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जब ये लड़की जाएगी यानी रॉक पे, प्लेन पे ना, रॉक और प्लेन का मतलब क्या होता है, देखिए रॉक यानी ऐसा इलाका जो बहुत पथरीला इलाका होता है ना, और प्लेन का मतलब क्या होता है, जो बहुत समतल जगह है, प्लेन जगह, खाली जगह, है ना। अर्थ है, हेवन है यानी धरती है और स्काई है, ग्लेड एंड बावर है। ग्लेड मतलब ऐसी जगह जो एकदम खाली है और बावर मतलब जहां शेड है। तो जहां जहां ये लड़की जाएगी, है ना, मेरे साथ ओवरऑल इन जगहों का नाम बताया, यहां यहां कहीं ना कहीं वो जाएगी, उनके साथ विजिट करेगी, है ना। शेल फील एन ओवरसीइंग पावर, तो जहां जहां ये रहेगी वहां वहां क्या होगा, मेरे साथ रहते हुए इसको महसूस होगा कि इसको कोई गाइड कर रहा है ना। ओवरसीइंग पावर, कोई ओवरसीइंग पावर है जो उसको देख रही है, वो क्या कर रही है, उसको देख रही है, उसको समझ रही है, जहां जहां वो जा रही है, चाहे वो रॉक की जगह पे या प्लेन्स की जगह पे, या हो सकता है धरती पर, आकाश में, जहां जहां वो जाएगी वहां वहां क्या होगा, नेचर का साया रहेगा, नेचर उसके साथ रहेगी, कदम कदम पर रहेगी। और क्या होगा, शेल फील एन ओवरसीइंग पावर द किंडल और रीस्ट्रेन, यानी जो एक्शन है अब उसको क्या होगा, उसको ये समझ मिल जाएगी ना, नेचर क्या करेगी, उसको इस तरह पोषित करेगी, इस तरह बताएगी
कि जहां पर उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से एक्शन सही हैं, कौन से एक्शन गलत है, उनकी पूरी जानकारी उसको मिलेगी। यानी एक्शन को कैसे सुलगाना है, किंडल करना। किंडल का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट अ फायर और टू मेक समथिंग स्टार्ट। कैसे चीज को शुरुआत करना है, कैसे आगे बढ़ना और कैसे रुकना है। रिस्ट्रेन का मतलब टू कीप समबडी और समथिंग अंडर कंट्रोल। यानी एक ये बहुत प्यारी बात यहां पर कही गई है। ये एक समझने वाली बात है, एक दृष्टिकोण है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकृति ही हर तरफ व्याप्त है। तो जहां पर भी वो जाएगी वहां प्रकृति का साया रहेगा, वही प्रकृति उसको क्या करेगी? शिक्षा देगी। तो ओवरऑल अब यहां पर टीचिंग चालू हो गई है। She shall be sportive as the fawn that wild with glee across the lawn और up the mountain spring। बहुत प्यारे तरीके से यहाँ पर जो चित्रण किया गया है, आपको बहुत खुशी होगी जब आप इसको समझोगे। कहीं ना कहीं क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत प्यारे प्यारे डियर्स होते हैं, डियर के बच्चे होते हैं, एंटीलोप्स होते हैं, वो कितने फुदकते हैं, कितने प्यार से उचकते हैं। आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहीं गए हों या इसके अलावा आपने ज्योग्राफी टीवी देखी हो, कुछ इस तरह के चैनल्स रहते हैं, तो वहां पर अगर आपने देखा होगा तो ये बहुत प्यारे लगते हैं। तो यहां पर यही किया है, यहीं पे बताया गया है कि शी शैल बी स्पोर्टिव। वो कहीं ना कहीं क्या होगी? बहुत स्पोर्टिव होगी। स्पोर्टिव का मतलब प्लेफुल होगी, जॉयफुल होगी। जैसे एक फॉन होता है ना, एक यंग डियर होता है, दैट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन और अब द माउंटेन स्प्रिंग्स, है ना, जो कि क्या होगी, है ना, वाइल्ड तो रहेगी लेकिन कहीं ना कहीं बहुत जॉयफुल होगी और क्या होगी? फुदकेगी, घूमेगी फिरेगी। कहां पे? पूरे माउंटेन स्प्रिंग्स पे, है ना, जो पूरी जगह है, जो पूरा इलाका है, वहां पर वो घूमेगी फिरेगी, है ना। और एक अलग ही तरीके से आप कह सकते हो उस पर गाइडेंस भी जमी रहेगी, किसकी? नेचर की। तो ओवरऑल यहां पर एक बहुत अच्छे तरीके से एक फॉन को और लड़की को कंपेयर किया गया है, उसकी तरह उसको हरकतें और हर एक चीज सिखा रही है वो, है ना। तो क्यों यही चीजें तो महत्वपूर्ण है हमारी अपने खुद की लाइफ में भी, कि हमको क्या करना है। नेचर हमको परफेक्ट बनाना चाहती है, अपनी तरह बनाना चाहती है। आप अगर नेचर को देखोगे ध्यान से तो हर जगह नेचर है और नेचर के अंदर ही हम हैं, लेकिन हम नेचर को समझ नहीं पा रहे। तो वहां पे यही चीज है कि नेचर किस तरह से लोगों को खुशी देना चाहती है, किस तरह वो बनाना चाहती है। आप अगर एक डियर के बच्चे को देखोगे तो वो कितने अच्छे से फुदकता है, घूमता है, फिरता है, ना उसको कोई डर होता है ना कुछ होता है। अलग अलग माउंटेन्स में, है ना, माउंटेन स्प्रिंग्स है, अलग अलग इलाकों में घूमता है। आप इमेजिन कर कर देखिए, तो वैसे ही वो रहेगी। And hers shall be the breathing balm, and hers the silence and the calm of mute insensate things। अब देखिए यहां पर बहुत बहुत प्यारी बात की गई। चलिए पहले हम यहां पर देखते हैं। The sweet fragrance which is breathed by the objects of nature, है ना। breathing balm इसका मतलब ये निकलता है। अब इसका और भी सेंसेस में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि breathing balm और क्या है, किस नजरिए से यहां यूज किया गया है। और यहां पर म्यूट, है ना, म्यूट का मतलब साइलेंट होता है। बाम स्वीटनेस या फ्रेगनेंस हो गया। इनसेंसेट थिंग्स, इनका मतलब क्या होगा? लाइफलेस या इनएनिमेट, जो जीवित नहीं है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है शी हरसेल्फ, ना, हर्स शेल बी, एंड हर्स शेल बी द ब्रीदिंग बाम। कहीं ना कहीं क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये एक ऐसी लेडी बनेगी ना जो जीती जागती लोगों को क्या करेगी? आराम देगी, आराम प्रदान करेगी। और कहीं ना कहीं क्या होगी? बहुत बढ़िया होगी, प्रेग्नेंट से भरी पूरी होगी ना। जैसे आप लोग बाम लगाते हैं, बाम क्या करता है ना, बाम का अलग अलग मीनिंग होता है। कहीं ना कहीं आप इसको इस सेंस में ले सकते हो कि वो स्वीट होगी बहुत ज्यादा, है ना, या आप कह सकते हो स्वीटनेस से लोगों को सही करेगी। तो ओवरऑल यहां पर इस सेंस में इसका यूज किया है। एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम, कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी प्लेफुल होगी, लोगों की सहायता करने वाली होगी, लोगों को समझने वाली होगी, हर जगह फ्रेगनेंस फैलाने वाली होगी, है ना। और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा क्या होगी? साइलेंट होगी, है ना, शांत होगी। जैसे इनएनिमेट चीजें होती है, अब जैसे चंद्रमा को ले लीजिए, आप एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ऐसी चीज है जो क्या इनएनिमेट है। इनएनिमेट का मतलब जो चीज जीवित नहीं है ना। कितना शांति प्रदान करता है, कितना शांत है। भले ही यहां पे चंद्रमा का वर्णन नहीं किया है, मैंने आपको बताया वो शांत रहता है, लेकिन क्या है, शीतलता सबको देता है। तो कहीं ना कहीं वो क्या है, उसके अंदर साइलेंस होगा, काम होगा। तो दो चीजों का आप देख पा रहे हो, एक जगह वो कितनी एक्टिव और एक कहां उसको साइलेंट होना है। तो यहां ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तौर पे हम लोगों को बताया जा रहा है कि हमको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए और कैसे नेचर जो है हमको नरिश करती है।
द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शेल लैंड टू हर, फॉर हर द बिलो बैंड। अब ये जो उड़ते हुए क्लाउड्स है ना, क्लाउड्स को आपने देखा होगा कितने प्यार से वो लोग आसमान में उड़ते हैं ना। अगर आप छोटे बच्चे थे कभी तो आपने देखा होगा कि आपके माइंड में भी क्लाउड्स को देखकर एक विचार आता होगा, काश हम भी क्लाउड्स की तरह उड़ते होते हैं ना। तो यहां पर क्या है, जो फ्लोटिंग क्लाउड्स हैं वो कहीं ना कहीं उसमें ग्रेस प्रदान करेंगे, ग्रेस लाएंगे उसके अंदर। और ये जो विलो बैंड है ना, विलो एक ट्री होती है, वो क्या करेगी, वो कहीं ना कहीं बैंड हो जाएगी ना, बैंड होकर एक क्या बन जाएगी, एक कुशन बन जाएगी उसके लिए। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से चीजों को इमेजिन किया गया है ना। फ्लोटिंग यानी जो स्काई मूव कर रहा है उसको ग्रेस लाएगा है ना, यहाँ पर जो ट्री है वो उसके लिए लेट जाएगी। तो नेचर के अंडर में जो रहता है वहां पे ये सब कुछ मौजूद रहेगा, हर एक चीज उसके लिए मौजूद रहेगी, हर एक खुशियां उसके लिए मौजूद रहेंगी। नॉर शेल शी फेल टू सी इवन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म, ग्रेस दैट शेल मोल्ड द मैडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी। अब देखिए यहां पर भी बहुत गहराई से बातों को कहा गया है। अब देखिए मोशंस ऑफ द स्टॉर्म ना, जो अलग अलग गतिविधियां हैं, कठिनाइयां हैं, स्टॉर्म है ना। आप स्टॉर्म से क्या समझते हैं, बहुत मूसलाधार जब बारिश होती है या बहुत तहलका मच जाता है, बहुत तेज आंधी तूफान है ना, स्टॉर्म आता है, तो वही चीज है ना। इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म नॉर शी शैल फेल टू सी, नहीं कुछ उसको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कठिनाइयों के समय में भी वो चीजों को बहुत प्यारे तरीके से चीजों को देख पाएगी, समझ पाएगी, उसके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना कि अब मैं क्या करूं, जिंदगी में हताश हो गई तो मैं क्या कर सकती हूं। नहीं, यहां पे स्टॉर्म का सेंस बहुत स्ट्रांगली लिया गया है, बहुत अच्छे समझाया गया है ना। वो हर एक चीज देख पाएगी, ऐसा नहीं है कि वो कंफ्यूज हो जाएगी, कुछ अंधी हो जाएगी या उसको स्टॉर्म कुछ ऐसे नुकसान पहुंचा जाएगा। नहीं, स्टॉर्म के समय में भी उसकी आंखें जब ब्लाइंड नहीं होंगी वो देख पाएगी, वो फेल नहीं होगी। ग्रेस दैट shall mold the maiden's form by silent sympathy। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब जो ग्रेस है ना, ग्रेस आप जानते हैं वो क्या करेगी, बाय साइलेंट सिंपैथी ना, वो यहां पर इस तरह से उसको मोल्ड करेगी साइलेंट सिंपैथी के द्वारा ना, कि कहीं ना कहीं जो मैडन है उसका एक औचित्य, एक फॉर्म डेवलप हो पाएगा। यहाँ पे ग्रेस क्या करेगी, एक अलग फॉर्म में डेवलप करेगी। मैडन का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जो लड़की जो शादी नहीं, जिसकी शादी नहीं हुई है, जो वर्जिन है, जो वैवाहिक संबंध में नहीं जुड़ी, तो कहीं ना कहीं ये जो लड़की उनके साथ डेवलप हो रही है धीरे धीरे, तो वो भी वर्जिन स्टेट में है, तो कहीं ना कहीं जो ग्रेस है, साइलेंट सिंपैथी जो है ना, साइलेंस के द्वारा, उसकी जो हमदर्दी के द्वारा उसको एक अलग शेप में लाएगी। तो ओवरऑल यहां पर क्या है ना, आपको इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है कि नेचुरल एलिमेंट्स को जोड़ा गया है यहां पर ना, जैसे क्लाउड्स को देख लो आप, ट्री को देख लो आप, है ना, स्टॉर्म को देख लो आप, ठीक है। तो यहां पर क्या करा है, यहां पर नेचर जो है ना, इन सभी एलिमेंट्स के द्वारा उसे कहीं ना कहीं क्या कर रही है, प्यार दे रही है और कुछ ना कुछ सिखा रही है। अर्थ यह है कि जैसे वो लड़की इन सब चीजों के पास है, अगर हम भी नेचर के करीब जाएंगे तो हम भी क्या करेंगे, हम भी उसी की तरह बनेंगे। तो ये एक मैसेज भी है जो यहां पर दिया गया है। तो आपने देखा होगा, बोलते हैं समुद्र कितना शांत होता है, कितना गंभीर होता है। एक उदाहरण ले लीजिए चलिए, तो अगर हम समुद्र को ध्यान से देखेंगे तो गंभीरता आपके अंदर भी उतर सकती है ना, वो कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी चीज को लांघता नहीं है। तो वही चीज है यहां पर, ऐसी कुछ उदाहरण की तरह उन्होंने समझाया है। फ्लोटिंग क्लाउड्स लिया, स्टॉर्म लिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। The stars of midnight shall be dear to her, and she shall lean her ear in many a secret place, where rivulet dance their wayward round, and beauty born of murmuring sound shall pass into her face। बहुत बहुत प्यारी लाइनें हैं ये, स्टेंजा बहुत ही ज्यादा प्यारा है, बहुत अच्छा मैसेज आपको देता है। पहले हम कुछ वर्ड्स की मीनिंग देखते हैं। रिव्यूलेट्स का मतलब होता है स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर, है ना, एक छोटा सा झरना हो सकता है या स्ट्रीम हो सकता है पानी का, है ना, या लिक्विड का। मरमरिंग, टू स्टे समथिंग इन अ लो क्वाइट वॉइस, है ना, एक मरमर करना, एक मॉर्निंग साउंड निकालना, है ना, तो एक लो क्वाइट वॉइस होती है इस तरह। अब हम देखते हैं यहां पर कहा क्या गया है। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर, है ना,
ना। जो रात के टिमटिमाते तारे हैं, अब वो प्रकृति के साथ रहेगी तो कहीं ना कहीं प्रकृति के अंदर सब कुछ आ जाता है, तारे हैं, सूरज है, सब कुछ है। तो क्या होगा, ये जो टिमटिमाते तारे हैं अर्धरात्रि के, गहरी रात्रि के, वो उसके लिए प्यारे हो जाएंगे। एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मैनी अ सीक्रेट प्लेस। अब देखिए नेचर जो है, नेचर के करीब जब आप जाओगे तो नेचर में कितनी गहराई है ना। आप नेचर को सिर्फ ये नहीं देख सकते कि पेड़ पौधे और नेचर हो गया, नहीं, वो क्या करेगी, नेचर की जो सीक्रेट जगहें हैं वहां पर अपना कान रखेगी, है ना, सुनेगी कि नेचर में क्या क्या है ना, नेचर की जो भव्यता है उसको समझेगी, उसको देखेगी और यहां पर सुनेगी। इन मैनी अ सीक्रेट प्लेस वेयर रिव्यूलेट डांस देयर वेवर्ड राउंड। अब यहां पर क्या कहा गया है कि ये जो रिवुलेट्स हैं, है ना, अब ये जो झरने होते हैं, पानी का जो स्ट्रीम होता है, वो कहीं ना कहीं क्या करता है, अपने आप में गोल गोल घूमता रहता है ना, वेवर्ड राउंड। तो ये जो घूमेगा तो कहीं ना कहीं कुछ साउंड आएगा, कुछ आवाज आएगा। आप खुद इमेजिन करें कि आप कुछ सुन रहे हैं ना, आप जैसे यहाँ पर बैठे हैं और बैठ के आप झरने की आवाज सुन रहे हैं ध्यान से, तो कहीं ना कहीं यही चीज वो करेगी। और क्या होगा उसके करने के बाद, जो साउंड आएगा वो क्या करेगा, एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड शैल पास इनटू योर फेस। और क्या होगा, जो साउंड जो धीरे धीरे आ रहा है वहां से, वो क्या होगा, उसके अंदर प्रभावित हो जाएगा, है ना। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, ये जो खूबसूरती जो बॉर्न हो रही है उसके अंदर, वो कहीं ना कहीं क्या होगी, उसके अंदर जाएगी, है ना, उसके अंदर अच्छे तरीके से एक भाव के साथ उत्पन्न होगी। तो ओवरऑल यहाँ पर बहुत प्यारे तरीके से, एक बहुत अच्छे तरीके से क्या बताया गया है कि कैसे जो हमारी चाइल्ड है, जो लूसी है, कितने प्यारे तरीके से रह रही है ना, और किस तरह से नेचर के साथ इंटरेक्ट कर रही है। तो ये जो साउंड उसके अंदर जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या है, वो एक तरीके से टोन्ड हो रही है, उसके अंदर भाव आ रहे हैं। प्रकृति जो है उसकी जो ट्रेनिंग चल रही है, उस ट्रेनिंग में जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ सीरियल में दिखाते हैं ट्रेनिंग होती है, अगर आपको एनडीए करना है या कुछ करना है तो आप ट्रेनिंग करने जाते हो, तो वैसे यहाँ नेचर को ट्रेन कर रही है, नेचर उसको बारीकियां बता रही है, जो बेसिक बारीकियां होती हैं लाइफ की वो बता रही है। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट शेल रियर हर फ्रॉम टू स्टेटली हाइट। है ना, अब जो बहुत वाइटल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जो नेसेसरी भाव हैं डिलाइट के, किसके, प्लेजर के, जॉय के, शेल रियर, अब रियर का मतलब टू बैक अ पार्ट है ना, टू रियर हर फ्रॉम अ स्टेटली हाइट। अब कहीं ना कहीं क्या होगा, ये जो प्यार है, जो इंपॉर्टेंट फीलिंग है, कहीं ना कहीं उसको एक बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगी, बहुत ऊंचा लेकर जाएगी, एक अलग ही स्तर पर लेकर जाएगी, एक अलग सा स्तर जहां वो प्राप्त हो जाएगा जब उसको, तो वो कहीं ना कहीं एक अलग लेडी बनेगी, एक बहुत प्यारी। तो यही चीज यहां पर बताई गई है कि कैसे उसका स्टेट बढ़ता जा रहा है, वो कैसे आगे बढ़ रही है, कैसी ऊंचाइयों को छूती है ना, वो शी शैल रियर हर फ्रॉम द स्टेटली हाइट, है ना। हर वर्जिन बॉसम स्वेल such thoughts of Lucy I will give while she and I together live here in this happy dell। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, हर वर्जिन बॉसम स्वेल। अब देखिए यहां पर दो मीनिंग निकलते हैं, लेकिन हम इसका एक जो पर्टिकुलर मीनिंग उसको कंबाइन करके समझते हैं। क्या होता है, जो यहां पर ना वर्जिन का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु हैज नेवर हैड सेक्स, या आप कह सकते हैं शादी नहीं की, शारीरिक संबंध नहीं बनाए, उसको हम वर्जिन कहते हैं। तो जो यहां पर जो बॉसम होता है, जो छाती है ना, वो फूलेगी। इसका अर्थ यहां पर यह है कि कहीं ना कहीं वो यूथ जो है ना, यूथ का जो चरम पॉइंट है स्त्रीत्व का, है ना, स्त्री तत्व जो होता है, या आप कह सकते हो एक भाव आता है वुमेनहुड का, है ना, उस चीज को वो प्राप्त करेगी ना, एक फीलिंग आएगी कि हाँ मैं एक लड़की हूं, यूथ हूं, मैं एक जवान हूं। तो जवानी का जो एक भाव है ना, वो उसके अंदर आ जाएगा, स्वेल हो जाएगा। Such thoughts to Lucy I will give, इस तरह के विचार जो है मैं उसको दूंगी। यानी अब यहां तक क्या तराश गई वो, कहीं ना कहीं ना, तराशने का जो काम होता है वो यहां पर नेचर उसको कर रही है, एक यंग वुमेन बना रही है, एकदम ऐसी वुमेन जो एकदम तनी हुई है, बहुत खूबसूरत है, उसके भाव बहुत प्यारे हैं। तो यही चीज जो है यहां पर दिखाई गई है ना। नेचर कहती है सच थॉट्स टू लूसी, ये जो विचार हैं मैं उसको दूंगी, while she and I together live, जब मैं और वह साथ रहेंगे, here in this happy dale,
हियर इन दिस हैप्पी डेल का मतलब क्या होता है, ये जो जगह है जहां हम लोग रहेंगे वो क्या है, एक डेल है। डेल का मतलब क्या होता है, वैली हो गया है ना। जब हम लोग एक साथ वैली के किनारे रहेंगे, वैली में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसे विचार जो है, ऐसा पोषण जो उसको प्राप्त होगा, वो नरिश हो जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से ऊंचाइयों को छुएगी, है ना। यही बात यहां पर कही जा रही है। थस नेचर स्पेक ना, पास्ट टेंस में यूज किया है, स्पोक का स्पैक हो गया। द नेचर स्पेक द वर्क वॉज डन। अब यहां पर क्या है, काम हो चुका है ना, काम हो चुका है, यानी अब ये जो बच्ची है अब बहुत अच्छे तरीके से तरस गई है ना, अपने यूथ को प्राप्त कर चुकी है, प्रकृति ने इसको शिक्षित कर दिया है। हाउ सून माई लूसीज रेस वॉज रन, शी डाइड एंड लेफ्ट टू मी। अब यहाँ पे जो स्पीकर है कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि अब जो लूसी है, अब यहां तक तो हो गया, लेकिन अब लूसी रही नहीं, लूसी खत्म हो गई, डेथ हो गई उसकी, है ना, इतने लंबे समय तक। हाउ सून, कितने जल्द ही ना, सून माई लूसीज रेस वॉज रन शी डाइड एंड लेफ्ट टू मी, है ना। जो उसकी यात्रा चल रही थी वो कहीं ना कहीं थम गई है, कहीं ना कहीं अब वो नहीं रही है और वो छोड़ के चली गई है, लेफ्ट टू मी, है ना। शी डाइड एंड लेफ्ट टू मी। और वो क्या छोड़कर गई है, लेफ्ट टू मी दिस हीथ दिस काम एंड क्वाइट सीन। वो क्या छोड़ के चली गई, वो अब खत्म हो गई, डेथ हो गई उसकी, और अब वो छोड़ के गई है बंजर जमीन, हीथ, है ना, काम और क्वाइट सीन, ऐसे दृश्य जो बहुत शांत हैं, सिंपल हैं, आवाज नहीं आ रही, तो इस तरह की सीन वो छोड़ के चली गई है। द मेमोरी ऑफ वॉट हैज बीन एंड नेवर मोर विल बी, है ना। अब जो उसकी मेमोरी जो है, जो मेरे साथ हैं, वो है, रह चुकी है ना। द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज बीन, जो रही है अभी तक मेरे साथ हैं, एंड नेवर मोर विल बी, और आगे तक नहीं रह पाएंगे। यानी अब बात यहां पर यह है कि जितनी थी उतनी मेमोरी तो है, लेकिन अब जो है अब उसकी कोई मेमोरी मेरे पास नहीं रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बीच में अलगाव हो गया है, हम दोनों अलग हो गए हैं। तो ओवरऑल यहां पर क्या हो रहा है, डियर फ्रेंड्स, ये जो पोम है बहुत प्यारे ढंग से लिखी है, और इस पोम में बहुत बारीकी से हमको बताया गया है कि जो लूसी नाम की लड़की है, 3 साल उसको एक बताया गया है, 3 साल की उम्र, तो कहीं ना कहीं उसको नरिशमेंट हो रहा है ना, गोद ले लिया है नेचर ने, और वो उसको एक यूथ, एक यंग लड़की बना रही है, और उसके टास्क तक आ चुके हैं वो लोग, उसको पूरा कर चुके हैं, बहुत प्यारे तरीके से नेचर ने उसको नरिशमेंट किया, लेकिन उसकी डेथ हो गई। और डेथ के बाद यहाँ पर क्या है, एक एलिजिक एलिमेंट हमको देखने को मिलता है ना, जैसे कि मैंने बताया तब रो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अलगाव ना, अलग होने का भाव, और एक किसी चीज के साथ जुड़ने का भाव, नेचर के साथ जुड़ने का भाव, यूनिटी का भाव, और कहीं ना कहीं अलग होने का भाव, ये दोनों उल्टी चीजें यहां पर हमको देखने को मिल रही हैं। तो ओवरऑल ये पोम जो है बहुत प्यारे तरीके से हमको एक दृश्य दिखाती है कि यदि हम नेचर के पास रहेंगे, अगर नेचर हमारे साथ रहेगी, तो जैसे लूसी है, जैसे वो विकसित हुई, जैसे वो बढ़ते चली गई, वैसे हम भी बढ़ेंगे, है ना। जैसे अगर आप करीब रहोगे क्लाउड्स के, झरनों के, है ना, आप लोग भी क्या करोगे, उनकी जो एक सेंस है, एक जो भाव है, उसको समझ पाओगे। और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, यही पोम जो है हमें कहीं ना कहीं बताती है कि कितने सिंपल तरीके से अपनी लाइफ को जी सकते हैं अगर हम प्रकृति के पास रहेंगे। बहुत सिंपल राइमिंग स्कीम है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी गई है, और बहुत प्यारे तरीके से इसको बताया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई डाउट हो या कुछ भी आपके माइंड में अरप्ट होता है, आता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी हम पोम को पढ़ते हैं तो ये डिपेंड नहीं करना चाहिए कि आप उसके एग्जैक्ट भावों को देखें। पोम जो लिखी गई है उसके एग्जैक्ट भाव पढ़ के आपको थोड़ा समझ में आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको, अगर आप लिटरेचर के पार्ट में हैं, अगर आप लिटरेचर की स्टूडेंट हैं, तो आपको खुद से क्या करना चाहिए, इंटरप्रेटेट करना आना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ओवरऑल ये हमारी पोम है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं इस पोम का एनालिसिस, है ना। आपने देखा होगा जब कभी भी काम हो जाता है तो उसके बाद हम उसमें सोचते हैं, विमर्श करते हैं। अभी हमने पोम का एक्सप्लेनेशन पार्ट देखा, अब एक्सप्लेन तो हो गई पोम कि हाँ इस लाइन में ऐसा था, इस लाइन में ऐसा था, सर ने तो बता दिया, लेकिन अब ये जो पोम है वो ओवरऑल क्या कह रही है, क्या कथन है इस पोम का, ये हमसे क्या कहना चाह रही है, तो उसको हम एनालिसिस करते हैं ना। तो ये समरी क्या होता है, एक जो बोला उसको बता दिया, लेकिन एनालिसिस जो है एक तरीके से एक भाव को प्रकट करता है जहां हम उसके बारीकियों को समझते हैं। Unlike the previous poems in the Lucy cycle, this poem features a personified nature as a main speaker.
ना। अब अगर आप ध्यान दोगे, आप ध्यान से समझोगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, अनलाइक द प्रीवियस पोम, लाइक जो और भी पोम्स थी उनको छोड़ के अगर हम बात करें, उनसे भिन्न है ना लूसी साइकिल की। दिस पोम फीचर्स अ पर्सनिफाइड नेचर ना। यहां पर क्या होता है, ये जो पोम है दर्शाती है क्या, प्रकृति को एक पर्सनिफाइड फॉर्म में ना, कि प्रकृति जो है यहाँ पर मेन स्पीकर। आपने देखा होगा कि प्रकृति कहती ना कि लड़की जो है अब मेरी हो गई है, ये मेरी डार्लिंग है, ये मेरी प्यारी है, और अब मैं क्या करूंगी इसके साथ, इसको मैं अपनी तरह बनाऊंगी, अपने तरह एक लेडी बनाऊंगी, अपने तरह एक डार्लिंग लेडी बनाऊंगी जो बहुत अच्छी होगी, स्वीट होगी, है ना, साइलेंस होगा, हर एक चीज का जो बैलेंस है उसके अंदर होगा। द इनिशियल स्पीकर रिकाउंट्स हाउ अ यंग गर्ल ग्रू अप इन द नर्चरिंग एनवायरनमेंट ऑफ सन एंड शावर, है ना। अब यहां पर यह कहा जा रहा है, जो इनिशियल स्पीकर है इस पोम का ना, आप स्पीकर भी इनिशियल जो एक स्टेट पर है, वो क्या है, वो बता रहा है हाउ अ यंग गर्ल, यानी कैसे एक यंग लड़की जो है ना, एक यंग गर्ल है, ग्रू हो रही है ना, बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है इन द नर्चरिंग एनवायरनमेंट ना। जो प्रकृति ने एक एनवायरनमेंट बनाया है, नर्चरिंग पालने पोसने वाला जो एनवायरनमेंट है, वहां पर वो क्या कर रही है, विकसित हो रही है। आप एक चीज और देख सकते हो, आपने कभी फ्लावर को देखा होगा, तो फ्लावर क्या करता है, फ्लावर तो प्रकृति में रहता है ना। आपने देखा होगा सॉइल में वो धंसा हुआ है और वो कहीं नहीं जा सकता, सिर्फ उस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं और उस पर रेन होता है ना, रेन की बारिश गिरती है, तो क्या होगा, वो खिलेगा, धीरे 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 खिलता है, ब्लॉसम करता है। तो कहीं ना कहीं आप इसको इस बात से भी कनेक्ट कर सकते हो कि जहां हम प्रकृति के करेक्ट सानिध्य में आ जाते हैं, कांटेक्ट में आ जाते हैं, वहां प्रकृति क्या करती है, जैसे फ्लावर में से खुशबू आती है ना, एकदम सुगंध आती है और एक अलग सा उसका एक भाव जो स्पष्ट होता है हमारे समक्ष, वैसे ही हमारे साथ होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम प्रकृति से अलग जा रहे हैं, वैज्ञानिक क्षेत्रों में इतना संलग्न हो गए हैं कि हम प्रकृति को तो भूल ही चुके हैं। तो यही चीज है, कहीं ना कहीं पोम एनलाइटनमेंट को भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा क्रिटिसाइज करती है, अगर आप उनके और वर्क्स को पढ़ो तो। सन एंड शावर, ठीक है, ये क्लियर हो गया, सूरज की रोशनी, शावर है ना, बारिश, क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ अ चाइल्ड हु थ्राइव्स, है ना। यहां पर बताया जा रहा है कि कैसे एक बच्ची थ्राइव करे, बच्ची ना, यहाँ पे बच्ची है, अपनी चाइल्ड है ना, तो यहाँ पर बेसिकली किस तरह से वो थ्राइव से हम क्या समझते हैं, सफलता पूर्वक बढ़ना या विकसित होना, है ना, फलना फूलना, कैसे प्रकृति के अंडर में वो फल रही है, फूल रही है, यही चीज हम यहाँ पर देख पाते हैं। नेचर इज सेड टू हैव कंपेयर्ड द गर्ल टू अ फ्लावर। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, ये जो नेचर है ना, ऐसा कहा गया है, इज सेड टू हैव कंपेयर्ड, नेचर ने क्या करा, उसने लड़की को फ्लावर से कंपेयर किया, बिकॉज बोथ रिक्वायर्ड सनलाइट एंड मॉइस्चर। अब दोनों को आवश्यकता पड़ती है सनलाइट, मॉइस्चर, केयरिंग की, टू ग्रो, है ना, बढ़ने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। इट सेज शी इज सो स्टनिंग, ऐसा कहा जाता है कि वह बहुत आकर्षक है, दैट इट वॉन्ट्स टू टेक हर। प्रकृति कहती है कि ये जो लड़की है, ये छोटी बच्ची जो है, जो इनोसेंट है, वो क्या चाहती है उससे, वो उसको ये चाहती है कि वो मेरे पास आ जाए, उसको लेना चाहती है। द फीमेल इज पोर्ट्रेड एज बीइंग इनोसेंट इन द डेफिनेशन ऑफ अ चाइल्ड। यहां पर क्या होता है, एक बच्ची की तरह उसको दिखाया है, तो स्वाभाविक वो बहुत इनोसेंट है। द टर्म टेक फर्स्ट कन्वेज इन इंटेंट, है ना, एक अलग तरीके से एक अटेंशन जो है यहां देखा जा रहा है, एज इफ नेचर वॉन्ट्स टू किडनैप हर। जहां पर नेचर क्या चाहती है, उसकी जो इच्छा क्या है, उसका इंटेंट क्या है, वो यह है कि या तो उसको किडनैप कर ले, या तो उस पर अपना अधिकार जमा ले, पोजीशन कर ले, ऑफर और इवन पुट एन एंड टू एग्जिस्टेंस, और या तो क्या करे, उसके एग्जिस्टेंस पर अपना एंड लगा दे। लाइक नेचर जो है, नेचर का बच्ची से बहुत बहुत ज्यादा लगाव हो गया है, इसको दिखाया गया है। However, the last two lines make it clear that the nature did not intend to kill her, but still wanted to possess her. हाँ, अगर हम आखिरी की लाइनों को थोड़ा पढ़ते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं, तो हमको एक बात जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है, और वह ये है कि कहीं ना कहीं ये जो उसका जो विचार है, जो उसकी सोच है, वो अलग है। ऐसी नहीं है कि जैसा हम सोचते हैं कि वो उसको मार के या उसको अपने पास ले जाएगी, उसको किडनैप कर लेगी, नहीं, किडनैप वाली बात नहीं, बात यहां पर साफ है कि वो उस पर पोजीशन रखना चाहती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यारी है। It wanted to take the girl under its wing and make her even more extraordinary by grooming her into lovely lady of its own creation. अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है,
यहां पर यह कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स कि वो उसे अपने अंडर में कर कर उसको ग्रूम करना चाहती है और अपने ही तरह एक बहुत अच्छी लेडी बनाना चाहती है। क्यों बनाना चाहती है? क्योंकि इसके पीछे कारण है कि वो बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत इनोसेंट है ना, वो सोसाइटी से बहुत दूर है। द सेकेंड स्टेंजा डिपिक्ट्स नेचर एज अ पेरेंट और टीचर फिगर। अब यहां पर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जो स्टेंजा है वो ही हमको ये समझाता है कि कहीं ना कहीं जो नेचर है, कहीं ना कहीं जो नेचर है हमारी जो नेचर है वो पूरी तरीके से एक टीचर का काम करती है। टीचर क्या करता है? अपने बच्चों को संभालता है, उनको दिशा प्रदान करता है और उन पर ना फोकस लाता है। तो यही चीज है जो यहाँ पर नेचर जो है इनके साथ करेगी, है ना, बच्चों के साथ करती है। तो यहाँ पर जो बच्ची है वो एक लूसी है, आपको ऑलरेडी हमने बता दिया है। दिस रिप्रेजेंटेशन इज टिपिकल ऑफ रोमांटिक लिटरेचर। तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो टिपिकल तौर पर हम कहां पर देख सकते हैं? रोमांटिक लिटरेचर में देख सकते हैं। सजेस्टिंग दैट नेचर कैन एजुकेट अस बाय शोइंग अस हाउ टू लिव ना, यहां से हमको ये समझ में आ जाएगा कि नेचर के पास रहते हुए हम किस तरह से चीजों को सीख सकते हैं। नेचर डिक्लेयर्स दैट इट विल बी बोथ लो एंड इंपल्स, suggesting that it will assist the girl control her urges so that she abides by life's laws and norms। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, नेचर जो है यहां पर डिक्लेयर करती है, घोषणा करती है, बताती है दैट इट विल बी, यानी वो क्या होगी? बोथ लो एंड इंपल्स ना। अब देखिए क्या होगा, उसमें एनर्जी होगी ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। अब वो नेचर क्या करेगी? इसको गाइड करेगी ना। लो एंड इंपल्स से मतलब यही कि एनर्जी और गाइड। तो यहां पर सजेस्टिंग दैट इट विल असिस्ट द गर्ल ना, इससे आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं वो क्या करेगी? लड़की को क्या करेगी? एक तरीके से असिस्टेंस देगी, उसको संभालेगी। द गर्ल कंट्रोल हर अर्जेस, और क्या होगा? जो लड़की इस तरह उसको असिस्ट किया जाएगा कि जो उसकी इच्छाएं हैं, जो उसकी अर्जेस हैं वो काबू में आएंगी। सो दैट शी अबाइड्स बाय लाइफ्स लॉ, ताकि क्या हो? जो जिंदगी के कर्तव्य हैं, ड्यूटी हैं, जो लॉ हैं, वो उनको क्या करे? अबाइड करे, उनको एक्सेप्ट करे, और जो नॉर्म्स हैं ना उसको भी एक्सेप्ट करे, विचार ना, काम करने का तरीका। द गर्ल इज पोर्ट्रेड एज बीइंग वन विद नेचर थ्रू द मेंशन ऑफ सेवरल नेचुरल एलिमेंट्स ना। अब यहां पर क्या हुआ है? जो एकता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था थीम में, कहीं ना कहीं अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपको ये बात अब समझ में आ जाएगी कि कई बार ना यूनिटी जो है, मैरिज का मतलब यूनिटी होता है। तो प्रकृति, अब महिला में थोड़े कुछ विवाह होगा, प्रकृति तो लूसी भी तो महिला है, प्रकृति की तरफ नेचर की महिला देखते हैं, लेकिन एकता वाली बात हो रही है, उनको जुड़ना है। मैरिज का एक मीनिंग यूनिटी होता है, मेटाफोरिकल टर्म में यूज किया जाता है मैरिज का वर्ड। तो यहां पर वही बात की गई है। तो ये जो है ना कि जो गर्ल है उसको इस तरह दर्शाया गया है विद नेचर ना, प्रकृति के साथ एक 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 वो हो गई है, वो एक जोड़ना हो गया उसका, एक यूनिटी हो गई है उसकी। द मेंशन ऑफ सेवरल नेचुरल एलिमेंट्स, और किसके द्वारा? नेचुरल एलिमेंट्स को यूज करके। नेचर रिगार्ड्स हर एज वन ऑफ इट्स क्रिएशन। अब यहां पर जो प्रकृति है वो रिगार्ड करती है, उसको बताती है एज वन ऑफ इट्स क्रिएशन, यानी वो उसी का ही क्रिएशन है, उसके द्वारा बनाई गई है, निर्मित है। इंटरेस्टिंगली देयर इज अ रेफरेंस टू अर्थ एंड हेवन, है ना। अब यहां पर देखिए, अगर आपको मैंने पोम पढ़ाई है ना, और अगर आपने ध्यान से सुनी हो तो आपको एक बात क्लियर हो जाएगी। जो एनालाइज कर रहा हूं मैं यहाँ पर जो चीजें, वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी। लाइक देयर इज अ रेफरेंस टू द अर्थ एंड हेवन। यहां पर क्या है? बात की गई थी किसकी? अर्थ और हेवन की। अर्थ हेवन का मतलब क्या? धरती और आकाश। इनसिन्यूएटिंग ना, अब यहां पर इनसिन्यूएटिंग की बात हो रही है, यानी कटाक्ष करने वाली बात हो रही है। दैट द गर्ल इज स्टिल मोर्टल, यानी जो लड़की है वो अभी भी क्या है? मोर्टल है ना, जीवित है। लाइक एनी लिविंग बीइंग, हर एक तरह से अगर आप ध्यान दो तो हम लोग मॉर्टल हैं ना, तो हम लोगों की तरह ही वो जीवित है। इन एनी इवेंट अकॉर्डिंग टू नेचर द गर्ल विल सेंस ऑफ ओवरसीइंग पावर डायरेक्टिंग हर। और यहां पर क्या कहा जा रहा है? कहीं ना कहीं ये होगा कि इन एनी इवेंट, कोई भी इवेंट हो, कोई भी अवस्था हो, कोई भी दशा हो, तो वहां पर जो प्रकृति है वो क्या करेगी? उसके लिए एक ओवरसीइंग पावर की तरह उसको डायरेक्ट करेगी, उसको दिशा प्रदान करेगी। In contrast to the second stanza, the third stanza depicts the girl as active,
स्पॉन्टेनियस एंड मोर इंडिपेंडेंट। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, इन कॉन्ट्रास्ट, है ना, अगर हम कॉन्ट्रास्ट करते हैं, दो अलग अलग चीजों को साथ लेते हैं, टू द सेकेंड स्टेंजा में द थर्ड स्टेंजा डिपिक्ट्स, यहाँ पे जो तीसरा स्टेंजा जो है वो डिपिक्ट करता है द गर्ल एज एक्टिव, जो लड़की है वो बहुत ज्यादा क्या है, एक्टिव है, स्पॉन्टेनियस है, यानी सहज रूप से होने वाला ना, स्पॉन्टेनियस चीजों को सहज रूप से कर लेती है, एंड मोर इंडिपेंडेंट, और बहुत ज्यादा क्या है, आजाद है। नेचर सीम्स टू से दैट ऑल्दो, अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर यह कहा जा रहा है कि नेचर सीम्स टू से दैट, ऐसा लगता है वो कह रही है, ऑल्दो यद्यपि इट विल कीप अ क्लोज आई ऑन हर, वो क्या करेगी, उसके ऊपर बहुत अच्छी नजर रखेगी। इट विल ऑल्सो अलाउ हर टू एक्सप्रेस हर सेल्फ एंड एम्ब्रेस हर वाइटलिटी इन फुल। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, यही चीज क्या करेगी, उसको अलाउ करेगी, क्या वो करे, वो एक्सप्रेस करे खुद को, और वो गले लगाए किसको, वाइटलिटी को, यानी एक ऊर्जामय हो ना, ऊर्जा से भर जाए पूरी तरीके से। शी विल बी एज स्पोर्टिव, अब यहां पर क्या कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, कि वो क्या होगी, वो बहुत ज्यादा स्पोर्टिव होगी। स्पोर्टिव का मतलब होता है जॉयफुल होगी, एज अ फॉन, जो फॉन होता है, डियर होता है, उसकी तरह उसका जो बच्चा है ना कहीं लीपिंग अक्रॉस द मेडोस, और क्या करेगी, वो अलग अलग जगह फुदकेगी, घूमेगी, पूरी वैलीज को देखेगी, अलग अलग माउंटेन्स पे चढ़ाई करेगी। शी विल हैव द एनर्जी एंड द ड्राइव टू क्लाइंब माउंटेन्स, और उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एनर्जी होगी, और वो क्या करेगी, अलग अलग माउंटेन्स में जाएगी, क्लाइंब करेगी, ड्राइव टू है ना, अलग से जाएगी वहां पर। एट द सेम टाइम, और उसी समय, हर एनर्जी एंड मूवमेंट आर कॉन्ट्रास्टेड, और वहीं पर क्या होगा, जो उसकी एनर्जी है और जो उसका मूवमेंट है उसको कॉन्ट्रास्ट किया जाएगा विथ साइलेंस एंड काम, जो शांत है और जो कामनेस है उससे क्या किया जाएगा, उसको जोड़ा जाएगा, उससे कॉन्ट्रास्ट किया जाएगा। Nature's mention of breathing balm implies that she will also learn the importance of slowing down। यहां पर जो नेचर ने बताया है, मेंशन किया है ब्रीदिंग बाम को, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो इंप्लाई करता है दैट शी विल ऑल्सो लर्न, यानी वो भी सीख जाएगी किसका महत्व, रुकने का, स्लोइंग डाउन का, धीरे होने का, है ना, ब्रीदिंग एंड फाइंडिंग काम आफ्टर गोइंग ऑन एडवेंचर्स, है ना, अपनी सांसों को धीमे करने का, और ढूंढना क्या, एक शांत चित्त को ढूंढना, और क्या करना, एडवेंचर्स के लिए जाना। म्यूटनेस विल बी गुड फॉर हर स्पिरिट, और कहीं ना कहीं क्या होगा, ये जो म्यूटनेस है, जो शांतपन है, वो उसके लिए बहुत अच्छा होगा, उसकी स्पिरिट के लिए बहुत अच्छा होगा। एंड इज नेसेसरी टू एग्जिस्टिंग हैप्पीली इन नेचर, और ये बहुत ज्यादा आवश्यक होगा ताकि वो इस तरह से एग्जिस्ट करे एक अच्छी नेचर में। बावजूद, डिस्पाइट हर वाइटलिटी, शी इज केपेबल ऑफ बीइंग टेम्ड, ना, बावजूद कि कितना ही वो वाइटल है, कितनी ऊर्जावान है, स्थिति में है, उसको क्या किया जा सकता है, उसको पाला पोसा जा सकता है, उसको टेम किया जा सकता है ना। The vivid description of natural elements in stanza for are characteristic of romantic poetry। अगर हम चौथे स्टेंजा की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, रोमांटिक पोएट्री के। नेचर इज द पोएट्स म्यूज, अब यहां पर जो नेचर है वो कहीं ना कहीं क्या है, पोएट की म्यूज है। म्यूज का मतलब क्या होता है, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है ना, एक स्रोत होता है, हर एक व्यक्ति के लिए कोई ना कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है, वैसे ही नेचर क्या है, पोएट की म्यूज है ना। एंड द यंग वुमन इन द पोम द स्पीकर्स बिलव्ड लूसी इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ दिस म्यूज, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जीती जागती जो एक मूर्त रूप है ना, ये जो यंग वुमेन है, जो लूसी है, वो एक जीती जागती मूर्त है किसकी, इसी म्यूज की, इसी चरित्र की, या कह सकते इसी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की। शी इज इंटरवाइंड विद नेचर, कहीं ना कहीं वो नेचर से घुली मिली है, जुड़ी हुई है। डिपिक्टेड एज रेस्टिंग कामली इन द क्लाउड्स, और कहीं ना कहीं उसके से बताया गया है कि वो बहुत आराम से, शांत तरीके से ना क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है कहाँ पे, क्लाउड्स में, और फाइंडिंग शेड अंडर विलोज, और या क्या कर रही है, वो शेड को फाइंड कर रही है विलो में। शी इज एज वाइटल इंस्पिरेशनल, कहीं ना कहीं वो क्या है, बहुत ही ज्यादा वाइटल है ना, और इंस्पिरेशनल है, ऊर्जावान है, बहुत उसके अंदर इंस्पिरेशन है। एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द नेचर टू द रोमांटिक पोएट, सभी जो एलिमेंट्स हैं वो रोमांटिक पोम या रोमांटिक पोएट द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं।
The storm may represent the trials of life, inferring that the woman will learn to handle conflicts. अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि storms में भी क्या होगा, वो अच्छे से चीजों को देख पाएगी, क्लियरली समझ पाएगी ना, चीजों को अच्छी तरीके से महसूस कर पाएगी। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि जो storm है वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा ट्रायल्स ऑफ लाइफ, जो हम कोशिशें करते हैं अपने जीवन में, इन्फरिंग दैट द वुमन विल लर्न टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स, और सजेस्ट करेगा कि जो वुमेन है वो क्या कर सकती है, वो हैंडल कर सकती है कॉन्फ्लिक्ट्स को ना, जो प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ को उसको वो अच्छे से हैंडल कर सकती है ग्रेसफुली, एंड कम आउट द अदर साइड विद अ डिग्निटी इंटैक्ट, और कहीं ना कहीं अपनी डिग्निटी के साथ वो आगे आ सकती है और अच्छे से काम कर सकती है। By weathering such storms, she will grow into a young maiden and will no longer be a little girl. और जब वो इन सब चीज़ों से जूझेगी, इन सब वेदरिंग सिचुएशन से आगे बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वह एक यंग मैडन बनेगी, एक वर्जिन लेडी बनेगी, जो क्या होगी, वो बहुत अच्छी होगी। Thus, life experience will help her mature, है ना, और वो क्या करेगी, जो लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो क्या करेगा, उसकी सहायता करेगा ताकि वो मैच्योर बन जाए, वो बहुत ज्यादा प्रोण बन जाए। एंड शो साइलेंट सिंपैथी और कंपैशन टू थूज अराउंड हर, और लोगों को क्या करे, साइलेंट सिंपैथी दे, कंपैशन दे, ताकि वो उसके ऑलराउंड जो मूव कर रहे हैं वो लोग उससे ये चीजें ले सके, है ना। हमने सुना था ना कि ग्रेस जो है साइलेंट सिंपैथी के द्वारा क्या करेगी, उसको कहीं ना कहीं क्या करेगी, उसको एक मोल्ड करेगी, किसकी तरह, मैडन की तरह। अल्टरनेटिवली द स्टॉर्म में सर्व एज अ मेटाफर, अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, जो स्टॉर्म है वो एक मेटाफर की तरह भी लिया गया है फॉर द पोएट्स क्रिएटिव प्रोसेस, ना, जो उसकी क्रिएटिव प्रोसेस है, रचनात्मक प्रक्रिया है, उसके लिए द म्यूज मस्ट लर्न टू गो विद द मोशन ऑफ द स्टॉर्म, ना, ये जो म्यूज है उसको क्या करना है, उसको गति पता होना चाहिए स्टॉर्म की, उसके साथ उसको चलना चाहिए। allowing itself to be tamed and governed just as Lucy is by nature, ना, उसको क्या करना चाहिए, अपने आप को मेंटेन करना चाहिए जैसे नेचर लूसी को करती है। In stanza 5, nature casts the maiden in a celestial light as she is described as communing with the stars, कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं कि तारों के साथ वो कम्युनिकेट करती हुई दिखती है। तो जो स्टेंजा 5 है कहीं ना कहीं ये बता रहा है ना कि मेडन जो है वो किसके संबंध में, एक आकाश या स्वर्ग से संबंध है, उससे जुड़ रहा है उसका। पर्सोनिफाइड नेचर पोर्टेज लूसीज कनेक्शन टू द स्टार्स, कहीं ना कहीं जो नेचर को पर्सोनिफाई किया गया, ह्यूमन एलिमेंट दिया गया है, वो क्या कर रहा है, क्या दर्शा रहा है, पोर्टे कर रहा है लूसी का कनेक्शन किसके साथ, तारों के साथ। एंड ना अब देखिए, एज एन इंटीमेट बॉन्ड वंस अगेन इंप्लाइंग दैट समहाउ शी मे बी लिंक्ड टू द आफ्टर लाइफ, और यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो लूसी का कनेक्शन है जो कि पोर्टे किया गया है तारों के साथ, जो कि क्या है, एन इंटीमेट बॉन्ड है, एक बहुत अच्छा संबंध है। वंस अगेन इंप्लाइंग दैट समहाउ शी मे बी लिंक्ड, यानी यहां पर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं क्या है, उनके बीच में एक संबंध है ना, जो आफ्टर लाइफ तक के लिए है ना, बाद में, जीवन के बाद में भी जुड़ा रहेगा आफ्टर लाइफ। शी इज डिपिक्टेड, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर उसको बताया गया है, डिपिक्ट किया गया है एज बीइंग सो इन ट्यून विद नेचर, कि वो नेचर के साथ इतने ट्यून में, इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है, दैट शी इज प्राइवेट टू इट्स एवरी रिदम, कहीं ना कहीं वो एक हिडन है, कहीं ना कहीं वो सीक्रेट हो गई है क्या, रिदम में। फ्रॉम द ग्लो ऑफ द स्टार्स टू द मूवमेंट ऑफ द रिवुलेट्स, है ना। अब ये जो आप जानते होंगे झरने हैं, स्टार्स, उनके साथ वो एकदम मिक्स सी हो चुकी है। The reference to rivulets or running water also evokes an image of purity, ना, बहता पानी या झरना जो पानी होता है ना, वो कहीं ना कहीं प्योरिटी का साइन माना जाता है। Nature claims that the maiden will lean her ear, है ना, और listen closely in the secret places where such clear and beautiful water dances, है ना। अब जहां पे जो पानी है, जो डांस करता है, नृत्य करता है, घूमता है, उसका जो साउंड है वो सुन पाएगी। वो कहां सुन पाएगी, जब प्रकृति की सानिध्य में होगी। The sound the water makes is like a murmur, अब जो साउंड आता है ना कहीं क्या है, वो एक मर्मरिंग साउंड है ना, हल्का फुल्का सा साउंड आपने सुना होगा वाटर का, अगर आप ध्यान से सुनो। Allowing the maiden to have conversation with it, कहीं ना कहीं उसके साथ उसकी बातचीत हो रही होगी। Her closeness to the water's beauty will allow her to soak up, कहीं ना कहीं क्या है, जो उसके साथ उसका जुड़ाव है, जो क्लोजनेस है ब्यूटी का, वाटर्स ब्यूटी will allow her to soak up that loveliness herself, जो उसका प्यारापन है वो उसको क्या कर पाएगी, सोख पाएगी। आप जानते हैं कि
अगर हम किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं जिसका चरित्र बहुत बढ़िया है और उसके साथ रहते हुए अगर हम रहेंगे तो उसके गुण जो है हमारे अंदर आ जाएंगे। वही चीज है जब वो कान लगा के सुन रही है, बेसिकली क्या कर रही है, सुन रही है झरनों को, पानी के बहने को, डांस कर रहे हैं जिसकी मर्मरिंग साउंड है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं वो उसके जो भाव हैं है ना, उसकी जो खूबसूरती है उसको वो अपने अंदर ले लेगी। वंस अगेन पुटिंग हर इन हार्मनी विथ नेचर, और कहीं ना कहीं नेचर के साथ वो हार्मनी में आ जाएगी, पीस में आ जाएगी, एक रिदम में आ जाएगी। The use of the word vital in the sixth stanza, first line highlights the energy of the poem। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, जो वाइटल वर्ड है यहां पर जो लिया गया है सिक्स्थ स्टैंजा में, फर्स्ट लाइन जो हाईलाइट क्या कर रहा है हमको, द एनर्जी ऑफ द पोम, ना जो पोम की जो एनर्जी उसको बता रहा है। द मैडन इज पोर्ट्रेड एज अलाइव, स्ट्रॉन्ग एंड फुल ऑफ जॉय। यहां ये बताया गया है कि जो यंग लड़की है वो पूरी तरीके से क्या है, स्ट्रॉन्ग बन गई है, उसके अंदर एनर्जी है और वो बहुत अच्छे से काम कर पा रही है ना। तो कहीं ना कहीं नेचर ने अपना जो कार्य है वो पूरी तरीके से कर दिया है और उसको बहुत बेहतरीन तरीके से तराश दिया है, पूरी एनर्जी उसके भीतर व्याप्त है। द रीडर लर्न्स फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द मैडन डिस्क्राइब्ड इज इंडीड लूसी। अब वास्तव में जो रीडर्स हैं उनको इस बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है कि यहाँ पर कौन है, ये जो चाइल्ड है वो कौन है, लूसी है। एंड द रीडर नोज दैट शी हैज एक्चुअली पास्ड अवे एंड थस नो लॉन्गर बियर्स एनी वाइटलिटी, है ना। अब यहाँ पर ये समझ में आ चुका है, ये सुस्पष्ट हो चुका है कि जो यहाँ पर हमारी लेडी है यानी जो लूसी है वो अब नहीं रही है और उसने अपना क्या खो दिया है, अपना जो पावर है वो खो दिया है ना, अपने अंदर की जो शक्तियाँ हैं, ऊर्जा है उसको खो दिया है। नॉनथलेस इसका अर्थ यहाँ पर इसके बावजूद भी, नेचर बिल्ड्स हर अप टू बी लार्जर देन लाइफ, कहीं ना कहीं अपने जीवन से उसको बहुत ऊंचा बनाया है ना। टेकिंग ऑन अ लार्ज स्टार्चर लाइक अ गॉडेस और सुपर नेचुरल बीइंग, है ना। यहाँ पर क्या करा, नेचर ने उसको इस तरह से नरिश किया है डियर स्टूडेंट्स कि वो क्या बन गई है, गॉडेस लाइक फिगर बन गई, बहुत ऊंची चली गई है वो। अब यहाँ पर स्टार्चर का मतलब योग्यता, उपलब्धि, उसको इस तरह की उपलब्धि प्राप्त हो गई है। द मेंशन ऑफ अर वर्जिन बॉसम, अगर हम बात करते हैं कि जो वर्जिन बॉसम यहाँ पे मेंशन किया गया है, स्वेलिंग फर्दर एक्सेंचुएट्स द आइडिया ऑफ अ वर्चुअस वुमन बीइंग फिल्ड विद जॉय एंड रिमाइंड्स द रीडर दैट लूसी इज एन इनोसेंट एंड प्रॉपर मैडन। अब यहाँ पर ये जो वर्ड्स है ना सेंटेंस में मेंशन किया गया है, वर्जिन बॉसम, स्वेलिंग, कहीं ना कहीं क्या करता है, एक्सेंचुएट करता है, यानी महत्व डालता है, सुस्पष्ट बनाता है दैट द आइडिया ऑफ वर्चुअस वुमन, यानी कि वो एक जनरल आइडिया मिलता है कि वो कितनी गुड़ी महिला है ना, क्यों, जो कि फील्ड है किससे, जॉय से, और क्या करती, रिमाइंड करती रीडर को दैट द लूसी इज इन इनोसेंट, कि लूसी जो है वो बहुत ज्यादा इनोसेंट है, उसके बारे में पता चलता है बहुत इनोसेंट है, बहुत ज्यादा भोली भाली है और एक बहुत ही प्रॉपर मैडन है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है बहुत सारी चीजों का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। द लास्ट स्टेंजा मार्क्स द एंड ऑफ अ नेचर्स मोनोलॉग। अब यहाँ पर क्या होता है, जो लास्ट स्टेंजा है वो क्या करता है, वो मार्क करता है एंड ऑफ नेचर्स मोनोलॉग ना। अब जो नेचर ने इतना अकेला जो खड़े होकर जो भाषण दिया ना, आप लोगों को मोनोलॉग समझना होगा। मोनोलॉग का मतलब होता है कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है ना, तो वही चीज है, खड़े होकर एक बार में सब कुछ एक्सप्लेन करना, बताना रिगार्डिंग इट्स एडमायरेशन फॉर लूसी, है ना। क्या है कि नेचर ने क्या हुआ, खड़े होकर पूरा एक भाषण दिया, बताया कि कितना उसको चाहती है, कितना उससे लगाव है। द स्पीकर डज नॉट इंडिकेट हाउ लॉन्ग लूसी लिव्ड। अब यहां पर देखिए जो स्पीकर हैं उन्होंने अच्छे तरीके से, या आप बोल सकते क्लैरिटी के साथ इस बात को नहीं बताया है कि वो कितने समय तक जीवित रही थी, बट ही मेक्स इट क्लियर दैट नेचर एट सम पॉइंट मेड डिसाइडेड टू एंड हर लाइफ। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि ऐसी जगह पे डिसाइड हो चुका था कि उसकी लाइफ नहीं रहेगी। इट गेव हर अ काम पीसफुल लाइफ, कहीं ना कहीं उसको बहुत शांत है ना पीसफुल लाइफ जो उसको मिली। एंड येट इट वॉज क्रूअल इनफ टू टेक इट अवे फ्रॉम हर व्हेन शी वॉज यंग। और कहीं ना कहीं क्या होता है, बहुत यंग उम्र में उसको अलग हो जाना बहुत बुरी बात है। अब आते हैं डियर स्टूडेंट सम लिटरेरी एलिमेंट्स में। बहुत सारे हमने मेटाफर्स देखा, पर्सोनिफिकेशन देखा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पर्सोनिफिकेशन, जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। In 3 years she grew in sun and shore. Nature is personified and given a significant voice. इसके अलावा भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे
कि जो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, हम कोई भी चीज को ह्यूमन फिगर देते हैं तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिटरेरी एलिमेंट है यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन, कि यहाँ पर नेचर को क्या किया गया, ह्यूमनली फिगर दिया गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो क्या कर रही है, जो सब कुछ बता रही है, सब कुछ अच्छे से समझा रही है। चलिए अब हम कैरेक्टर्स को एक बार देख लेते हैं। लूसी इज द मैन कैरेक्टर ऑफ द लूसी पोम्स। अगर हम लूसी की बात करते तो कहीं ना कहीं वो क्या है, प्रमुख चरित्र है किसका, लूसी पोम्स का। ऑल्दो शी इज ओनली मेंशन एंड नेवर अपीयर एज ए स्पीकर, है ना, जैसे कि वो एकदम अपीयर नहीं होती, ऑल्दो शी इज ओनली मेंशन, इसको बताया गया है, एंड नेवर अपीयर्स एज ए स्पीकर, स्पीकर के तौर पे कभी हमने लूसी को नहीं देखा कि वो कुछ बोल रही है। वर्ड्सवर्थ पोर्टेज हर एज ए यंग मैडन, कहीं ना कहीं वर्ड्सवर्थ जो है उसको पोर्टे कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि वो क्या है, एक यंग मैडन है, हु लिव्ड एन अनरिमार्केबल एंड आइसोलेटेड लाइफ। कहीं ना कहीं जो वो कैसे रह रही है, एक बहुत ही अनरिमार्केबल और एक आइसोलेटेड लाइफ, यानी वो सोसाइटी से बिल्कुल अलग होकर रह रही है। ऐसा नहीं कि सोसाइटी में ही है, सोसाइटी से अलग है ना। और वो क्या कर रही है, वो एक प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। नियर द रिवर डव इन द इंग्लिश मैनलैंड, मिडलैंड्स, वहां पर एक जगह है, वहां पर है वो। शी कैरीज अ क्वाइट ग्रेस, और वो क्या कैरी करती है, एक ग्रेस है ना, एक शाइन, एक तेज अपने साथ रखी हुई है। बट माइट वेल बी सीन फ्रोलिकिंग विद ग्ली, और कहीं ना कहीं उसको देख सकते हैं कि वो विनोदी व्यवहार कर रही है, बहुत बढ़िया व्यवहार कर रही है, विनोदी व्यवहार कर रही है, किसके साथ, उल्लास के भाव के साथ ना। तो ये चीज हम यहाँ पर बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि जो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो लूसी है। तो इस पोम को अब आप लोगों को इस तरह समझना है कि कहीं ना कहीं एक लूसी नाम की एक लड़की है, जो बच्चे उसको क्या कराया जा रहा है, ग्रो किया जा रहा है नेचर की सानिध्य में। अब देखते हैं स्पीकर। स्पीकर इज जनरली अज्यूम टू बी वर्ड्सवर्थ। हो सकता है कि स्पीकर हम कह सकते हैं कि यहां पर अज्यूम किया गया है, कॉन्फर्मेशन नहीं है, ऐसा माना गया है कि अज्यूम किया गया है कि वर्ड्सवर्थ है। एज देयर इज एन अंडरलाइंग सपोजिशन, यहां पर एक मुख्य, अंडरलाइंग मतलब एक मुख्य सपोजिशन है, एक विचार है, दैट लूसी में हैव बीन बेस्ड ऑन रियल पर्सन। ऐसा माना जा सकता है, कहीं ना कहीं एक विचारधारा है, सपोजिशन है कि वो क्या है, वो एक रियल पर्सन पर बेस्ड है जिसका एक अलग नाम है। अल्टरनेटिवली शी में रिप्रेजेंट सेवरल वुमेन फ्रॉम द पोएट्स लाइफ ना, अलग अलग तौर पे, लाइक अब जो पोएट है उनके बहुत लव अफेयर चले होंगे, हो सकता है बहुत सी महिलाओं के साथ रहें, तो अलग अलग तरीके से अल्टरनेट तौर पे हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई एक वुमेन होगी जो उनकी लाइफ से अटैच्ड होगी, उसको यहां पर मेंशन किया गया है। द पोएट कन्वेज हाउ हर डेथ हैज सेपरेटेड हिज लाइफ, यहां पर बताया गया है कि कैसे पोएट कन्वे करते, दर्शा रहे हैं, हाउ हर डेथ हैज सेपरेटेड हिज लाइफ इनटू टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, कहां उसके डेथ ने सेपरेट कर दिया है लाइफ को दो अलग अलग डायमेंशंस में, दो अलग अलग वर्ल्ड में। एंड द वर्ल्ड फॉलोइंग हर डेथ इज कंप्लीटली डिफरेंट, और जहां वो मृत्यु के बाद जा रही है वो दुनिया एक अलग दुनिया है। In addition, the poet comes to regard Lucy as the embodiment of everything. कहीं ना कहीं उसको एक मूर्त रूप दिया हुआ है ना, वो क्या है, हर एक चीज का मूर्त रूप है, हर एक चीज में जीता जागता नमूने के तौर पर उसको देख सकते हैं। He loves about England, है ना, जो इंग्लैंड में जो चीजें हैं उसको एक तरह से मूर्त तौर पे हम उसके अंदर देख सकते हैं। Following an extended trip to several foreign countries, he realized how much he loves his home country and vows never to leave again. क्योंकि कहीं ना कहीं आप पोम को देखोगे, ध्यान से देखोगे तो वहां पर आपको ये पता चलेगा, जैसे हमने पोम पढ़ा तो बहुत सारी जगहों को मेंशन किया गया है जो इंग्लैंड से जुड़ी हुई हैं, वहां के नेचर के बारे में वर्णन किया गया है। अब जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज के ट्रिप ली है, ही रियलाइजेस, वो रियलाइज करते हैं हाउ मच ही लव्स, कितना ज्यादा वो प्यार करते हैं अपनी कंट्री को, एंड वोज नेवर टू लीव अगेन, और कभी भी वो ये प्रण करते हैं ना, प्रतिज्ञा करते हैं उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। When he thinks of England, और जब वो इंग्लैंड के बारे में सोचते हैं, he thinks of Lucy, और कहीं ना कहीं वो लूसी के बारे में भी समझते हैं। His homeland and the woman he loved are viewed as one and considered as a whole his true home. कहीं ना कहीं क्या है, अब देखिए यहाँ पर जो उनका घर है जहां वो रहते हैं, जो उनकी होमलैंड है, जो वुमन है, कहीं ना कहीं एक ही नजरिए से यहाँ पर देखी गई है। ठीक है, तो इसी बात को हमको ध्यान में रखना है। चरित्र चित्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। तो चरित्र चित्रण के अलावा हमने यहाँ पर चीजों को समझा। अब देखिए यहां पर क्या दिया है, नेचर।
इन 3 years शी ग्रू इन सन इन शोर। अगर हम बात करते हैं इसी पोम की, नेचर इज पर्सोनिफाइड। अब जो नेचर उसको क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है, एंड हैज द एबिलिटी टू स्पीक। और यहां पर जो नेचर है उसके पास शक्ति है बात करने की। नेचर क्लेम्स, नेचर क्या करती, क्लेम करती, बताती है कि लूसी इज अ चाइल्ड एंड इन 3 years ट्रांसफॉर्म्स हर इनटू अ ब्यूटीफुल एंड मैच्योर वुमन। ना अब नेचर भी कैरेक्टर है यहां पर, ऐसा नहीं है कि नेचर को हम खाली छोड़ सकते हैं। नेचर भी एक कैरेक्टर है, वो खूबसूरत लड़की में उसको बदल रही है, उसको मैच्योर वुमन बदल रही है। नेचर में ऑल्सो बी सीन एज अ विलन। कहीं ना कहीं यहां पर क्या हो सकता है, नेचर को एक विलन के तौर पर देखा है पोम में, है ना। Once Lucy has been made into perfect work of art, एक बार जब नेचर ने उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया, सभी कलाओं में पारंगत कर दिया। नेचर प्लेज अ क्रियोल ट्रिक। यहां पर नेचर क्या करता है, एक बड़ी चालाकी पूर्वक एक ट्रिक रचती है ऑन द स्पीकर बाय टेकिंग लूसी अवे फ्रॉम हिम फॉरएवर। यहां पर क्या होता है, उसके लिए उससे वो हमेशा के लिए उसको छीन लेती है फॉरएवर। लाइक एक ऐसी ट्रिक यहां पर वो रचती है कि इतना अच्छा बनाया, इतना सब कुछ उसको दिया, और अचानक से जो स्पीकर है उससे उसकी जो प्यारी लविंगली ना, जो चाइल्ड जैसी आप कह सकते हो, उसकी जो सहचरी है, जो भी वो उनको समझते हैं लूसी को, उसको उनसे ले लिया। कहीं ना कहीं लूसी जो है वो एक म्यूज है, इंस्पिरेशन है, तो वो उनसे ले लिया। तो यहां पर नेचर के प्रति भी उन्होंने क्या किया, कटाक्ष दिया है कि नेचर ऐसा करती है। तो ओवरऑल नेचर का भी एक कैरेक्टर यहां पर देखने को मिलता है, एक खुद स्पीकर कैरेक्टर के तौर पर है, एक नेचर और लूसी। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को सब कुछ आ गया होगा समझ। इतना डिटेल में, इतने प्यार से मैंने आपको ये समझाया है, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको कोई डाउट्स होगा। और अगर इसके अलावा भी कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट देकर बता सकते हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो आपको बताना चाहूंगा, और वह यह है कि हमारे पास सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमारे ये जो वीडियोस हैं उनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।